The art of communication. It is as simple as just do it. आपके लिए communication का क्या मतलब है? Communication is simple understanding of कब, कहाँ, कैसे बोलना है और जैसा आपने कहा कितना बोलना है. आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? मैंने बचपन में बहुत शरारत करी है, बहुत परेशान किया है घर वालों को. मैं आज भी चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स का अवार्ड मिलना चाहिए कि मुझे शरारती बच्चे को उन्होंने संभाला. टीनेज में हम कई बार अपनी बात रखते भी हैं पेरेंट्स के आगे, बट पेरेंट्स नहीं समझते हैं. बहुत बार लोगों के साथ यही होता है. अभी जितने भी आप वेब सीरीज देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जिसमें यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें एक सीन मैंने कॉमन देखा है कि एक पॉइंट पे लाके बच्चों का ना जो यंगस्टर्स उनका आउटबर्स्ट करवाते हैं अगेंस्ट द पेरेंट्स, व्हिच हैपेंस. एक्चुअली स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है कि आर्टिस्ट लोग ज्यादा नहीं कमा सकते है ना, और सक्सेस नहीं मिलेगी. हाँ. मैं थोड़ा बहुत रैप सुनता हूँ. तला अंजुम तला यूनुस बहुत फेमस रैपर है, उनका एक गाना है अफसाने, उसमें एक लाइन है, म्यूजिक में पैसा नहीं फिर भी कमाया भाई. तो मेरे ख्याल से अगर आप क्रेडिबिलिटी डेवलप करते हैं तो जहाँ पैसा नहीं है वहाँ भी पैसा आ जाता है. अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए हमारे साथ. वेडिंग एंकरिंग is one of the best feelings. You get to be a part of thousands of families at once. जो एक एंकर बनना चाहता है, जिनको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, उनके लिए कुछ स्टेप्स. The very first point, शुरुआत कैसे करेंगे आप. Second, the very important point, कितना बोलना है और किसके साथ बोलना है. At the same time, very important to adapt and execute. Communication is not merely about transmitting information. It is all about the profound transmission of experience and understanding. अगर आप किसी से बात करते हैं तो it's not about your language, your words, it's about the intention, it's about the gestures. कई बार हम बातें सिर्फ शब्दों से नहीं, हम कई बार नॉन वर्बली भी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं. आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ प्रोफेशनली नहीं काम आता. पर्सनली आपकी रिलेशनशिप्स में आपके दिल की बातें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर भी पा रहे हैं या नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, हर चीज़ कम्युनिकेशन पे ही आकर इस्टेब्लिश होती है. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ जैन, जो कि एक बहुत अमेजिंग एंकर तो हैं ही, उसके साथ साथ उन्होंने 1000+ इवेंट्स होस्ट करे हैं. यही नहीं, उन्होंने 2 बड़े टेडेक्स इवेंट्स भी एग्जीक्यूट करे हैं. आज इस पॉडकास्ट पे वो बात करेंगे दी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में. उनसे जानेंगे कैसे लिसनिंग एक बहुत बड़ी स्किल है, कैसे ऑब्जर्वेशन से भी आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं, और ऐसे कौन से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अपनी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे अपना सकते हैं टू बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल. तो आइए सुनते हैं मिस्टर सिद्धार्थ जैन को. वेलकम टू द माइंडील शो सर. दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, एंड यू बीइंग द एंकर डिड I think 1000 of events and 2 TED Talks भी आपने किए हैं. People would want to know your journey, कि आपकी बचपन से जर्नी क्या रही है, what has inspired you to become an anchor, and TED Talk की तरफ भी क्या जर्नी रही है आपकी. Okay, thank you so much करिश्मा जी for having me. Thank you so much sir. मैं काफ़ी समय से चाह रहा था कि आपके साथ बातचीत हो, and thankfully आज हो रही है. जहाँ तक जर्नी की बात है, I think जर्नी में आगे जाने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा. It all started with me getting bullied. Okay. And मैं अक्सर when I look back I realized today I'm someone I never thought I can be. मैंने कभी नहीं सोचा था I would be somebody जो स्टेज पे लोगों को फेस करेगा, 1-to-1 कम्युनिकेट करेगा लोगों से, या स्टेज संभालेगा, या एक ऑडियंस को एड्रेस करेगा. I think I was a very quiet kid. बहुत ही शांत, बहुत ही इंट्रोवर्ट, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था. और उसी की वजह से थोड़ा ना 9th और 10th क्लास में ये एक सीन बन जाता है कि आपके आसपास वाले आपसे थोड़े होशियार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं. आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं आती, बाद में आती है, तो वो आपको थोड़ा कमज़ोर समझ के आप पे अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं. तो 9th-10th क्लास में मेरे साथ बुलिंग हुई. थैंकफुली 10th क्लास में आई ओवरकेम बुलिंग, और 11th क्लास में आई रियलाइज्ड कि I was an average kid in studies,
तो आई रियलाइज कि यार पढ़ाई में तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इट्स मच बेटर दैट आई वर्क ऑन समथिंग एल्स। और बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी मेरी थोड़ी आवाज बदल गई थी उस समय, जैसे सभी बच्चों की बदल जाती है। हाँ. तो मुझे आसपास वालों ने बोलना शुरू कर दिया था कि यार तुम बोलते बोलते हो क्या, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, रिश्तेदारों ने बोलने लग गए थे। अच्छा. तो मैंने सोचा कि यार अगर आवाज अच्छी हो गई है बाय गॉड्स ग्रेस, तो अब कुछ तो कर सकते हैं। तो मैं उस टाइम, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, मैं ज्यादा बात नहीं किया करता, तो मैं लिखा करता था। अच्छा. तो मैं सोचा जो लिखते हैं उसी को बोलने की कोशिश करते हैं, तो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था। स्कूल असेंबली में मुझे मौके मिले तो मैंने छोड़े नहीं वो मौके, स्कूल असेंबली में जाके बोलना चालू किया। धीरे धीरे स्पीच, डिबेट्स, एक्सटेम्पोर्स में बोलना चालू किया। एंड लेट मी टेल यू, शुरू के 10-15 बार मैंने सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाई है। अच्छा. क्योंकि मैं इतना घबराता था, आप समझ सकते हैं कि इंट्रोवर्ट बच्चा जो बहुत डरता हो, जो सामने आने से डरता हो, जिसको डर है कि बाकी सब उसका मजाक बनाएंगे क्योंकि मजाक बनाते आ रहे हैं। अब इस फियर को ओवरकम करना बहुत मुश्किल था। तो 10-15 बार थोड़ी बेइज्जती हुई कि गए, चुपचाप रह के स्टेज से वापस आ गए, पैर कपकपाने लगे, लोगों को देख के बस zoned out, that deep breath, and ये फीलिंग कई बार एक्सपीरियंस करी। बट हाँ, करते करते ये फियर कम होता गया। तो जैसे ही कम हुआ फिर न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल के बाद पॉजिटिव में आना शुरू हुआ। और एक हमारी फैमिली मेंबर थी सीनियर, तो वो ना उस टाइम छोटे मोटे इवेंट्स किया करती थी। अच्छा. तो मेरे पापा ने उनको बोला कि सुनो, इसको, हमारे बेटे को अपने साथ ले जाया करो ना। तो मुझे 1-2 वेडिंग्स में ले गई। तब मुझे पता चला, अच्छा यहाँ पे ऐसी शादियों में एंकरिंग होती है या फिर स्टेजेस पे, मंच पे संचालन होता है। उसके बाद मैं कॉलेज में आया। हमारे कॉलेज में कैंपस रेडियो था जहाँ पे हमें खुद से स्क्रिप्ट लिखना होती थी। हम जाके अपना शो, या रेडियो की भाषा में लिंक कहते हैं, लिंक रिकॉर्ड करते थे और फिर वो पूरे कैंपस रेडियो में कॉलेज में प्ले होती थी। ऑनलाइन वेब पेज पे वो अवेलेबल होती थी और हम उसका प्रमोशन करते थे। तो वहां से बहुत ज्यादा सीरियसली ये जर्नी शुरू हुई कि वहां पे जाके लिखना सीखा। वहां पे जाके सीखा कि एक स्टूडियो में 4 दीवारी में, जहां आपको अपनी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दे रही है, वहां पे कैसे बोलना है। एहसास हुआ कि अगर आप 4 दीवारी के बीच अच्छे से बोल सकते हो तो आप लोगों के सामने भी बोल सकते हो। तो उस कैंपस रेडियो में काफी प्रैक्टिस करी। वहां से कॉलेज का स्टेज मिला, कॉलेज के स्टेज के बाद शहर के स्टेज मिले, शहर के स्टेज के बाद नेशनल स्टेज मिले। Wonderful. और उसके बाद जैसा आपने कहा TEDx, जो कि एक इंटरनेशनल स्टेज है, आई फील लकी दैट आई हैव बीन देयर एज वेल। वंडरफुल सर। सो TEDx के लिए जर्नी क्या रही है सर आपकी? देखिए, TEDx की जर्नी शुरू हुई थी 2013 में, जब TED Talks इंडिया का आगाज शाहरुख खान ने किया था। तो तब एज अ किड शाहरुख खान को देखा था TED Talks इंडिया के स्टेज पर, काफी और लोगों को देखा था। तो तब तो इतनी अकल नहीं थी, पर बस लगता था कि यार यहाँ जाना है एक बार। फिर रैंडमली, आई थिंक 2 years बैक, पता नहीं क्यों, इट इज अ वेरी क्रेजी स्टोरी, रात के 3 बजे आई वाज स्क्रॉलिंग फेसबुक फॉर नो रीजन एंड आई केम अक्रॉस अ स्पीकर एप्लीकेशन फॉर्म, जो TEDx जोधपुर का था। अच्छा। सो मैं एकदम उठा और मैंने मुंह हाथ धोया और मैंने बैठ के वो फॉर्म भरा। मुझे 20 मिनट लगे वो फॉर्म भरने में, काफी बड़ा लेंथी फॉर्म था। एंड मैंने वो फॉर्म भरा एंड टू माय सरप्राइज आफ्टर आई थिंक अ वीक उनका मेल आ गया मेरे पास दैट आई एम सिलेक्टेड। वंडरफुल। तो ये मेरा पहला TEDx था और वो मैंने जोधपुर में किया था। अच्छा। एंड जोधपुर में TEDx करने के बाद मेरी बस एक शिकायत थी। मैं शिकायतें करता नहीं हूँ, बट उस समय एक थी कि यार मैं अपने शहर भोपाल में अपने लोगों के सामने नहीं कर पाया। मेरे साथ कोई फैमिली मेंबर आ नहीं पाया वहाँ पे, और मैंने कहा सारे अनजान लोग थे। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि यार कभी अपने भोपाल के लोगों के सामने, जिन्होंने बड़ा होता हुआ देखा, जिस शहर में पले बड़े, जिस शहर से प्यार करते हैं, वहाँ पे TEDx करें। तो मेरे ख्याल से उस समय मेरी सरस्वती जी विराजमान थी। उसके ही 1 हफ्ते बाद मुझे TEDx ओरिएंटल से इनविटेशन आया एज अ स्पीकर। नाइस। एंड दैट वाज माय सेकंड TEDx। वंडरफुल, वंडरफुल। सर, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोग इतनी निटिग्रिटी से समझ पाते हैं। और जब आप अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहे थे कि आप इंट्रोवर्ट रहे हैं, इंट्रोवर्ट का यूजुअली मीनिंग ये होता है कि नॉर्मल से कंपैरेटिवली आप बहुत शांत
रहना पसंद करते थे यूजुअली। मैं भी एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी रही हूँ, और आज Same भी here. जैसे कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले वो बचपन वाला फियर और वो एक थोड़ा सा घबराहट तो आता ही है, भले आप कितनी बार भी वो कर चुके हैं। तो क्या आपके साथ आज भी ऐसा कुछ होता है कि एकदम से कोई नया इवेंट या कोई नई सिचुएशन आपके सामने हो तो वो बचपन वाला सिद्धार्थ वापस आ जाता है? बिल्कुल होता है। आज भी स्टेज पे जाने से पहले मेरे पैर कपाते हैं, सांसें भारी होती हैं, थोड़ी घबराहट होती है, बिल्कुल होता है। बस समय के साथ वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, पर होता है और जरूरी भी है। जब मैं नर्वस होता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हूँ। यू स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो आपसे बेहतर परफॉर्म करवाए। तो हाँ, आज भी होता है। वो बच्चा छोटा सिद्धार्थ आज भी है। वंडरफुल सर। माइंडेल में हम लोग बहुत ज़्यादा वैदिक फिलोसफीज फॉलो करते हैं, और योगा में चक्रास के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। आज हम आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में विशुद्धि चक्र आता है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी कम्युनिकेशन, आपके एक्सप्रेशन के लिए, जो आपकी भी वॉइस का थ्रो है, जो आप सोचते हैं क्या वो बोल पाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विशुद्धि चक्र। अच्छा, ओके। तो एज एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, या जो लोग बचपन से थोड़ा कम बोलते आए हैं, जिन्होंने साइलेंस प्रैक्टिस करी है, आई गेस उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती जाती है, और फिर जब वो प्रोफेशनली कोई और डिफरेंट फील्ड ऐसी अपनाते हैं तो वो एनर्जी बल्क में और बहुत बूस्ट के साथ निकलती है, जो आई गेस आपके साथ भी हुआ, और मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी फील्ड मैंने ली जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ सर, क्योंकि कई लोग हैं जो बहुत बोलना पसंद करते हैं, है ना? और एक फाइन लाइन होती है कॉन्शियसली कॉन्वर्सेशन और अनकॉन्शियसली कुछ भी बोलने में, या जब हम वर्ड्स प्रॉपर्ली चूज नहीं कर पाते, है ना? तो इस बारे में जो व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद दैट कि आपके लिए कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, और आपने कैसे ओवर द इयर्स अपने आप को और बेटर किया है। ओके, सो आई बिलीव कम्युनिकेशन इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कब, कहाँ, कैसे बोलना है, और जैसा आपने कहा कितना बोलना है। हाँ जी। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि मेरे लिए कौन सी चीज़ों ने काम किया है, कौन सी ट्रिक्स ने काम किया है, बिकॉज आफ्टर होस्टिंग सो मेनी इवेंट्स, इवन व्हेन आई लुक बैक, तो आई रियलाइज जब मैं वो इवेंट्स कर रहा था तब मेरे पास कोई फिक्स टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं थी। पर हाँ, जब मैंने थोड़ा स्टडी किया अपने पैटर्न को, ये देखने की कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, तब आई आइडेंटिफाइड अ फ्यू पैटर्न्स। तो आई थिंक एक पैटर्न, एक जो मिस्टेक बहुत लोग करते हैं जब आप बोलना शुरू कर रहे हो, या जिनको स्टेज एंजाइटी हो, जो स्टेज से डरते हो, तो बहुत सारे स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि उस डर को, एंजाइटी को हटाने के लिए आप स्टेज पे लोगों को देखो ही मत, लुक एट द बैक। So the very first point is don't look at the back. You should look directly into the people's eye, ताकि वो आपके ऊपर ध्यान दें, ताकि आप उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकें। तो सबसे तेज, सबसे क्विक कांटेक्ट किसी के साथ भी एस्टैब्लिश करने का होता है आई कांटेक्ट। तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, पीछे ना देखें, ऑडियंस पे ध्यान दें। सेकंड होता है, आई थिंक, यू नो, बीइंग परफेक्ट ऑन स्टेज is very fascinating but not true. अगर आप बिल्कुल स्टेज पे परफेक्ट हो जाएंगे तो लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा यार ये तो अलग ही लीग का इंसान है। तो आई थिंक सेकंड पॉइंट वुड बी वल्नरेबल। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर्स अगर स्टेज पे आते हैं और थोड़े घबराते हैं तो बोलते हैं कि यार इतने सारे लोग, थोड़ी घबराहट हो रही है, कोई नहीं, चलो आगे चलते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी वल्नरेबिलिटी कि हाँ यार इतने सारे लोग हैं, पैर कब पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। एज सून एज यू एक्सेप्ट इट, ऑडियंस को लगता है यार ये तो हमारे जैसा ही है। इट हैपेंस। सो ट्रू। क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, क्या क्या ऐसे एनेक्डोट्स हैं, क्या क्या ऐसे नाम हैं जो उन्हें रटे हुए हैं, ऐसे गाने जो उन्हें रटे हुए हैं, ऐसी बातें, रेफरेंसेस जो वो समझ जाएंगे। आप किसी मार्वल फैन से बात करें और कोई भी डायलॉग बोलें वो समझ जाएगा तुरंत। इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू कनेक्ट विद द ऑडियंस। वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक लिंक है जो आपको, मुझे, हम तीनों को, हम चारों को, स्टूडियो में सभी को जोड़े रखेगी, एक चीज जो सबसे कनेक्ट करती है। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट्स बहुत काम आते हैं जब आप शुरू कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन या अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी। वंडरफुल। सो आई कॉन्टैक्ट, कनेक्शन एंड वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करना। यस, राइट। सो अमेजिंग ट्रिक्स, एंड हम और भी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन के और टूल्स के बारे में बात करेंगे, बट आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? आप
उसके बारे में जरूर कुछ बताएं, और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में प्लीज बताएं सर। मैं बचपन में मतलब हम 3 भाई बहन रहे हैं, तो 2 बड़ी बहनें और मैं सबसे छोटा भाई। तो मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी वो स्पेशली एबल्ड थी, ओके। और जो मेरी जस्ट बड़ी बहन है वो मुझसे 5 साल बड़ी है। तो मैंने बचपन में बहुत शरारत करी है, बहुत परेशान किया है घर वालों को। मैं आज भी चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स को अवार्ड मिलना चाहिए कि मुझ जैसे शरारती बच्चे को उन्होंने संभाला। तो भले स्कूल में मैं कम बोलता था, बट घर में तो मैं बहुत शरारत करता था। और मैं पुराने भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, जिसको पुराने भोपाल के लोग चौक बोलते हैं। तो जो पुराने भोपाल से वो जानते हैं कि उसको पुराना भोपाल या ओल्ड सिटी अक्सर नहीं बोला जाता, अगर बोलते हो चौक बोलते हैं। तो चौक के पटिए पे हम स्कूल बस का इंतजार किया करते थे, वहां पे हमारे पापा हमें छोड़ने जाया करते थे। और चौक में जितने भी लोग रहे हैं, तो दिन भर दुकानें चलती रहती हैं, दिन भर शोर रहता है। तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप दिन में या दोपहर में शाम में नहीं खेल सकते, आप सिर्फ खेल सकते हो रात में, दुकानें बढ़ने के बाद, दुकानें बंद होने के बाद। तो हम लोग वो बच्चे हैं जो लैंप की लाइट में क्रिकेट भी खेला है, बैडमिंटन भी खेला है। वो शेड, जो दुकानों की शेड होती है, उस पे अगर शटल अटक गई तो नीचे से जूते मार के शटल को नीचे बुलाया है। ऐसे हमने सब कारनामे करे हैं। और फिर कुछ समय बाद हम थोड़ा, जो मॉडर्न भोपाल है एमपी नगर के पास, हम शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे आज भी लगता है कि यार काश चौक में रहते, पर हाँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चौक से निकल के हम थोड़ा न्यू भोपाल में आए, वहाँ पे सबसे अलग हुए। तो वहाँ पे तो जो था परिवार ही था। वहाँ पे अचानक किसी भी आप नए इलाके में जाते हैं तो दोस्त लोग इतनी आसानी से नहीं बनते हैं। और आई हैव टू गिव every credit to my parents, not just because that's an ideal thing to say, but because कई बार होता है, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, कई बार जूनियर्स को देखता हूँ, कई बार जिन स्टूडेंट्स के साथ मैंने ट्रेनिंग सेशंस किए हैं उनसे सुनता हूँ कि उनके माँ बाप उन्हें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखते हैं, को करिकुलर, स्पीकिंग एबिलिटी, स्पोर्ट्स या बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देने देते। आई थिंक अभी ये कम हो गया है, बट ऐसा है। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे माँ बाप को जब समझ में आया कि इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई में बस तुम पास हो जाओ, बाकी तुम्हें जो करना है करो। और फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। तो मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाया करता था, मैं हर चीज़ ट्राई करता रहता था, मैं घर पे रहता ही नहीं था। तो उन्होंने कभी मुझे बांध के नहीं रखा। मेरे दोनों पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड आई बिलीव अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं फॉलो नहीं कर पाता अपना पैशन। मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल ही नहीं पाता, मुझे वो मौका ही नहीं मिलता। और आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं, आई फील सैड इफ यू आर एबल टू रिलेट कि हाँ, उनके माँ बाप उन्हें नहीं अलाउ करते हैं, जबकि करना चाहिए। आई थिंक जो मॉडर्न पेरेंट्स है वो तो अब करने लग गए हैं, बट जो पहले के ट्रेडिशनल पेरेंट्स थे, तो मैं देखा है हमारे माँ बाप हमारे साथ हमारे लिए बदले हैं, जबकि वो अलग जमाने के रहे हैं। बिल्कुल सर, एक्चुअली स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है कि जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे आप हैं एंकर, या मैं डांस में बहुत अच्छी थी बचपन में, मुझे डांस स्कूल ज्वाइन करना था, मेरे फादर ने लेकिन कहा नहीं, पहले स्टडीज कंप्लीट करो फिर डांस में कुछ करना। जबकि बहुत कम पेरेंट्स को ये भी पता है कि डांस में भी डिग्री की जाती है। राइट। सो ऐसी कुछ चीजें, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है, कई बार उनको स्कोप नहीं समझ में आ रहा होता है कि उस फील्ड का स्कोप क्या है, बैंडविड्थ क्या है। पर कई बार उस चीज को लोग मॉनेटरी एस्पेक्ट से कंपेयर करते हैं कि आर्टिस्ट लोग ज्यादा नहीं कमा सकते, है ना, और सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं थोड़ा बहुत रैप सुनता हूँ, तो तला अंजुम तला यूनुस बहुत फेमस रैपर है, उनका एक गाना है अफसाने, उसमें एक लाइन है, म्यूजिक में पैसा नहीं फिर भी कमाया भाई। तो मेरे ख्याल से अगर आप क्रेडिबिलिटी डेवलप करते हैं तो जहाँ पैसा नहीं है वहाँ भी पैसा आ जाता है। सारी आर्ट फील्ड के साथ यही हुआ है। तो मेरे ख्याल से जब मैं एंकरिंग की बात करता हूँ, सो आई मेक श्योर कि मैं अपना प्राइस पुट करूं, एंड आई मेक श्योर आई डोंट नेगोशिएट ऑन इट। बहुत सारे लोग अपने प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें काम चाहिए। तो मुझे लगता है कि भले ही मैं महीने में 4 इवेंट्स करूं, बट मैं 4 इवेंट्स ऐसे करूं जो बहुत अच्छे हों। आई डोंट वांट कि मैं हर दिन इवेंट्स करता रहूं। आई डोंट वांट कि मैं मार्केट की वजह से अपना रेट, अपनी वैल्यू गिरा दूं। बहुत लोग ऐसा करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। एंड आपने सुना होगा कि
कि आपकी जो वैल्यू है आप खुद डिसाइड करते हो, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ऑफ कोर्स आपके काम और आपके व्यवहार की वैल्यू आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एज एन आर्टिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मनी माइंडेड। अगर आप मनी माइंडेड हैं, अगर आप अपनी कला अपने आर्ट के थ्रू पैसा बना पा रहे हैं, इट विल हेल्प यू डू मोर ऑफ इट। सो मैंने कहीं सुना था कि मनी रिवील्स मोर ऑफ यू। जो आप और करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आप अपने आसपास वालों को, अपने परिवार को खुश रख पाएंगे, अपने मॉम डैड को ट्रिप्स पे भेज पाएंगे, अपने भाई बहनों को बढ़िया गिफ्ट्स दे पाएंगे, दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जा पाएंगे। True. आप खुद को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे पाएंगे। और मुझे लगता है मेहनत की कमाई से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यू शुड बी मनी माइंडेड। और अब आई थिंक अब तो अच्छा है कि अब जो जितने आर्टिस्ट बढ़िया कर रहे हैं दे आर एबल टू अर्न। और सभी को एक वो प्लानिंग करनी चाहिए कि हम ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है और इसकी वैल्यू इतनी है, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वेल सेड, परफेक्ट। सर बचपन में जो आपने वो सिटी वाली बात कही, मेरे दिमाग में वो घूम रहा था। हम भी सिटी से रहने वाले हैं और हमारा घर था जुमेराती, जो आपने सुना होगा। तो मेरे फादर का जो शॉप है, जैसे उनकी भी कंस्ट्रक्शन की शॉप है, तो वो हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर। तो हम साइकिल से जाते थे और हर सुबह एक हाथी आता था जो अपनी सूंड से हमसे सिक्का लेके जाता था। तो वो मुझे सब याद आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी एक इंट्रोवर्ट थी, बहुत कम बोलती थी। तो क्या जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ज़्यादा बोलने में आपका ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, लेकिन आप जब शांत रहते हैं, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है कि आप सामने वाले की ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हो जो नॉर्मली नज़रअंदाज कर रही है पूरी दुनिया। तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपने बचपन से ऑब्जर्व करी अपनी लाइफ में जो अब आपको हेल्प करती हैं while doing anchoring? जैसे आप बैठ के शांत रह करके लोगों को ऑब्जर्व करते होंगे, या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहें? बहुत ही सही बात बोली आपने। आई थिंक जब भी हम स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो आई हैव रेयरली सीन पीपल टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोवर्ट्स तो करते ही करते हैं क्योंकि वो सबको सुनते हैं, सराउंडिंग्स देखते हैं, बहुत अवेयर रहते हैं। इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ टुडे, आई वुड term myself as an ambivert, क्योंकि though I'm into a profession that makes me speak more often, but जब मैं स्टेज पे नहीं होता हूँ या स्टेज पे होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, जहाँ मेरा मन होगा मैं वहीं बोलूंगा, वरना मैं रूम में शांत बैठा रहूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं बैठा हूँ। I usually am quiet when I don't wish to, and हाँ, जब जिसके साथ मन होगा बात करने का मैं जरूर दिल खोल के बात करता हूँ। So the main point is कि आपने पूछा कि मैंने बचपन में ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करी, तो आई थिंक बचपन में तो इतनी अकल थी नहीं। पर हाँ, जब 11th-12th में मैंने आपको बताया वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज आता है, एंड व्हेन आई जॉइंड कॉलेज, तब आई रिमेम्बर मेरे सारे दोस्त लोग या जितने भी हमारे बैच वाले थे, वो 2 बजे कॉलेज खत्म होता था, 2 से 5 घूमने जाया करते थे। मेरा पर्पस ये रहता था कि मैं 2 से 5 में भोपाल में या आसपास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, भले ही वो ओपन माइक्स हैं, भले ही वो एग्जीबिशंस हैं, भले ही वो कोई सरकारी इवेंट है, भले ही वो कोई भी इवेंट है, इफ इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, मैं जाऊंगा, बैठूंगा और ऑब्जर्व करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स मैंने अटेंड करे हैं। शायद जितने मैंने होस्ट नहीं को ज्यादा अटेंड कर चुका हूँ और आज भी करता हूँ। अगर मेरा कोई रोल नहीं है वहाँ पे, तो मैं एज एन ऑडियंस जाऊंगा और मैं बैठ के बस देखूंगा। सो आई थिंक मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ कि वहाँ पे जो एंकर है वो कैसे बोल रहा है, कैसे स्टार्ट कर रही हैं, वहाँ पे जो स्पीकर्स हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाए, टिप्स पूछा जाए, तो वो क्या बोल रहे हैं, ऑडियंस क्या खुसर कर रही है आपस में, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किन बातों पे ध्यान दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट वाले हैं वो कैसे अपना काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैंने आई थिंक जितना मैं अभी स्टेज पे जो चीजें करता हूँ, मोर और लेस इट कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो मैंने इवेंट्स अटेंड करे हैं। तो आज भी मैं शर्माता हूँ इवेंट अटेंड करने से, इनविटेशन आए नहीं आए, मैं जरूर जाता हूँ एज एन ऑडियंस। तो सबका हक रहता है कोई भी ओपन इवेंट जाने का, तो मैं जाता हूँ, मैं अटेंड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो लाइफ है वो कैसे हो रही है, लोग कितने माइंडफुल हैं, लोग कितना प्रेजेंट में हैं, स्टेज पे जो लोग हैं वो किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, या ऑडियंस ऑफेंड हो रही है, किस बात पे ऑडियंस ऑफेंड हो रही है, किस बात पे ऑडियंस अपनी आईब्रोज उठा रही है, किस बात पे तालियां बज रही हैं। एक बार आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगर मैं वहां पे होता तो मैं क्या बोलता। आप खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस पोजीशन में कि अगर जब भी ऐसा कभी होता है ना कि आप ऑडियंस में बैठे और वहां पे स्टेज से बोला जाए कि अगर ऑडियंस में किसी के सवाल है पूछिए, और आप डर के मारे हाथ नहीं उठाते हो,
और बाद में लगता है यार मौका अच्छा था, काश पूछ लेता, मेरे मन में बात रह गई। तो ये मेरे साथ हुआ है, ये रिग्रेट मेरे साथ था, इसलिए फिर बाद में जब मुझे मौका मिलता था तो मेरे पापा बोलते थे बेटा रिग्रेट नहीं रखना है, जब मौका मिले पकड़ लो, हाथ उठाओ और पूछो, हिम्मत करो। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स वहां पे काम आती है। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि कई बार अनसेड चीज़ें आपको समझ में आने लगती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दी कम्युनिकेशन इज टू एक्चुअली हियर व्हाट इज नॉट सेड, राइट, है ना। तो मेरे ख्याल से बीइंग एन एंकर आपको वो चीज़ काफ़ी हेल्प की होगी एंड वंडरफुल। सर और भी इसके बारे में आगे बात करेंगे, पर सबसे पहले जो आज हमारे साथ व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो जैसे मैंने पर्सनालिटीज़ पे बात करी कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये सारी चीज़ें एक टीनेज में दिखने लगती हैं आपके अंदर, एक पर्सनालिटी फिक्स हो जाती है। बचपन में तो आप तब भी फ्रेंड्स बना लेते हो, सोशलाइज कर लेते हो, क्योंकि तब तक आपका मोल्ड थोड़ा सा गीला होता है। लेकिन 13-14 के बाद आपका मोल्ड थोड़ा पक्का हो जाता है, आप अपने कुछ अफर्म कर लेते हो अपने अंदर कुछ चीज़ें और फिक्स कर देते हो, और वहीं आप अपने आप को डिफाइन कर देते हो कि ठीक है मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ या एम्बिवर्ट हूँ। तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल है आज की डेट में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो। चाहे आप स्कूल में अपनी टीचर्स से ढंग से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप कॉलेज में कोई इवेंट्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप घर जाके अपनी मम्मी पापा से अपनी दिल की बातें शेयर कर पा रहे हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों में आई गेस राइट यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो लोग आज आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे वो अपनी लाइफ में, अगर जैसे कोई 13-14 इयर्स का बच्चा हो या कोई टीनेज में हो, वो अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन कैसे बेटर करे? आई थिंक इट इज एज सिंपल एज जस्ट डू इट। जो भी बातें आप करते हैं, जो भी बातें आप सुनते हैं, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जस्ट रिपीट इट, कीप रिपीटिंग द प्रोसेस। आई थिंक अगर 13-14 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म इज जो डिबेट्स, स्पीचेस, एक्सटेम्पोर्स होते हैं। अभी तो स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एंड स्कूल ही नहीं, ऑनलाइन इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेरे ख्याल से दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट। जस्ट चैलेंज योरसेल्फ एंड जस्ट डू इट विदाउट थिंकिंग कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक यहाँ पे बच्चों ज्यादा पेरेंट्स का भी रोल है कि बचपन से अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर थिएटर हो गया, पोइट्री हो गई, एनी एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, उसमें अगर प्रमोट कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अगर प्रमोट नहीं किया अभी तक, तो जितने भी यंग वंस हु आर वाचिंग मी, यस, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट। जो भी आपको मौका मिले, कोई इवेंट हो रहा हो, कॉलोनी में हो, स्कूल में हो, ऑनलाइन हो, अभी तो सब वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जस्ट फोन रखिए, वीडियो ऑन कीजिए, पिक अप टॉपिक्स, स्पीक ऑन इट, सिंपल एज दैट। सर प्रोफेशनली तो आपने बहुत ही बढ़िया टिप एंड ट्रिक दी है, बट पर्सनली भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा अपने अंदर की चीज़ें दबाता है और निकाल नहीं पाता, ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो कि फ्यूचर में उनके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। जो फिर वो कोई भी करियर चूज करे, चाहे फिर वो कोई भी जगह पे इंटरव्यूज दे या कहीं भी अपने दोस्तों के बीच में बैठ के अगर बात करना चाहे, कुछ एक्सप्रेस करना चाहे, तो कई बार वो टोन और वो एक्सप्रेशन बचपन वाला ही आगे बढ़ता है। तो आप उस चीज के लिए क्या कुछ टिप एंड ट्रिक देंगे? देखिए, आई थिंक दिस प्रॉब्लम कि बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, मैं भी एक जगह ऐसी बच्चे के जैसा था। आई थिंक इट हैज मोर टू डू विथ कंडीशनिंग एंड अपब्रिंगिंग, क्योंकि मुझे लगता है जिस एनवायरनमेंट में माँ बाप या घर वाले ऐसी स्पेस बच्चे को नहीं दें जहाँ पे वो बोल पाए या जहाँ पे वो फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर पाए, इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी पेनफुल। यू नो, शुरू के 2-3 साल बच्चा सिर्फ सुनता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। आप सोचते होंगे कि एक बच्चा वोकैबुलरी कैसे डेवलप करता है, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा तो वो पूरे टाइम घर में है। घर में जो बातें सुनेगा, घर में जो शब्द सुनेगा, घर में जो टोन सुनेगा, वो उसी टोन को, उसी शब्द, उन्हीं शब्दों को और उसी स्टाइल को, उसी पिच को रेप्लिकेट करेगा इन नियर फ्यूचर। दिस हैपेंस। तो मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे, यहाँ पे ऑफ कोर्स पेरेंट्स का एक रोल है, बट जितने बच्चे खुद घर पे नहीं बोल पाते, फिर वो बाहर सहारा ढूंढते हैं, दोस्त ढूंढते हैं, बाहर ज़्यादा
रिश्ते बनाते हैं, इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर देम। तो आई बिलीव उसका एक ही तरीका है कि किसी ना किसी तरीके से घर वालों से बात की जाए और घर वालों को ये समझाया जाए कि हाँ, आपका बच्चा कहीं बाहर जाके सबसे बातें करे और आपसे बातें छुपाए, इससे बेहतर तो यही है कि वो आपको सब बता के करे। आपसे बात नहीं करेगा तो फिर बाद में जाके किसी और को पता चलेगा, कोई और उसकी मदद करेगा नहीं करेगा। तो क्योंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ की फील्ड में भी रहा है, मेरा मास्टर साइकोलॉजी ऑनर्स में है एंड कुछ वंडरफुल, यस, एंड कुछ स्टार्टअप्स, मेंटल हेल्थ के स्टार्टअप्स के साथ काम किया है। अच्छा, तो तब ये रियलाइज किया है कि कई बार बहुत सारी सुसाइडल टेंडेंसीज, कई बार बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप इसलिए होते हैं क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स तक कम्युनिकेशन जाता ही नहीं है। एग्जैक्टली। और ये ऐसे ही बच्चों के साथ होता है जो डरते हैं घर पे चीजें बताने से या घर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से अगर आपको बाहर बेहतर कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले तो घर में कम्युनिकेशन चालू करना पड़ेगा, भले ही फिर वो भाई बहनों से हो, भले ही फिर वो माँ बाप से हो, जरूर करना पड़ेगा। आपने अभी बताया कि आपने मेंटल हेल्थ पे भी वर्क किया हुआ है, और एक्चुअली मैं रेगुलर बेसिस पे ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पे मम्मी पापा अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये ऐसी शरारत कर रहा है, ढंग से बात नहीं करता, और लिटरली आप, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, और आप लिटरली ऑब्जर्व कर पाते हो कि दिक्कत बच्चे में नहीं मम्मी पापा में है, बट आप डायरेक्टली कई बार बोल भी नहीं पाओगे उस लेवल तक कि पहले माँ बाप को या पेरेंट्स को पहले अपने आप को वो लेवल पे बेटर करना पड़ेगा ताकि बच्चा आपको ही देख के वो रेप्लिकेट करेगा, है ना जी। तो ये बहुत अमेजिंग बात कही आपने, और ये कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है, नो डाउट। कम्युनिकेशन की बात करें सर, आपने जैसे टोन की बात करी, एक्सप्रेशन की बात करी, हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका टोन, आपका आई कांटेक्ट, आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए। तो इस पे सर कुछ बताएं प्लीज। See, it's as simple as you walk into a room, right? And then you observe people's reaction for you. आपने कुछ बोला नहीं है, आपने अपनी आवाज उन्हें नहीं सुनाई, आपने अपने थॉट्स उन्हें नहीं सुनाए, आपने अपने एक्सप्रेशन उन्हें नहीं देखे, you just walk into it. And हम कई बार फिल्मों में देखते हैं बहुत सिनेमैटिक तरीके से, बट अगर रियल लाइफ में देखें कि कहीं भी किसी एक पब्लिक गैदरिंग में कोई आता है and we are like, यार वाओ, What is that about? ये वाव कहाँ से आता है? ये नॉन वर्बल क्यूज से आता है। जब आप सिर्फ देख के किसी को जज करते हैं और आप समझते हैं यार ये एक्साइटेड दिख रहा है या फिर ये थोड़ा नर्वस दिख रहा है, सो मेरे ख्याल से हाफ द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ नॉन वर्बल क्यूज, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके नॉन वर्बल क्यूज उतने सही नहीं होते क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी बॉडी डिपिक्ट कर रही है कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा नोशन जो आप डिपिक्ट नहीं करना चाहते, आपको पता ही नहीं चल पाता। पर या तो कोई टोकता है या तो आप आईने में खुद को देखते हैं, तब आपको रियलाइज होता है। तो मेरे ख्याल से इसे नॉड करना है ना, हाथ आगे बढ़ाना, किसी की तरफ गौर से देखना, या जब वो सुन रहे हो तो सिंपल बस आप जैसे आप अच्छे से सुन रहे हैं, दिस मेक्स मी बिलीव कि हाँ यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, एंड एट द सेम टाइम जब मैं शांति से गौर से आपकी तरफ देख रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक, मैं थोड़ा आंखें ऊपर कर रहा हूँ तो मैं सोच भी रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, समझ भी रहा हूँ, दिख रहा है कि हाँ आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो वो एक एक्सप्रेशन जाता है कि हाँ दिस इज अ कैंडिड कन्वर्सेशन, क्योंकि जब आप प्री प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप खटखट जवाब देते हैं, जो हम मूवीज में देखते हैं, जो हम कई बार लाइव इंटरेक्शंस में देखते हैं या प्री प्लान इंटरेक्शंस में भी देखते हैं। सो हाफ द कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल क्यूज, कि आपके बिना बोले, अगर आप शब्दों के बिना, शब्दों के परे कुछ कन्वे कर पा रहे हैं और अपने चॉइस के हिसाब से कन्वे कर पा रहे हैं, तो मतलब आपको नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करना आता है। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे बात करी और अभी आप लिसनिंग पे बात कर रहे हैं कि लिसनिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो बहुत कम लोगों में है जी। और जैसा मैंने कहा कि मैं तो बहुत डीप लेवल पर सोचती हूँ, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि कई बार लोग दिखाते हैं कि वो सुन रहे हैं जैसे अभी मैं आपको सुन रही हूँ, लेकिन
मेरा दिमाग पीछे से कुछ ना कुछ बातें करेगा, हाँ। उस पे कुछ अपने इनपुट्स देगा, कुछ जजमेंट्स डालेगा, या आगे की क्वेश्चंस या आगे के आंसर्स के लिए पहले से ही मेरे दिमाग में कुछ चलने लगेगा। तो प्रॉपर लिसनिंग बहुत रेयर हो जाती है उससे। कई बार हम फिल्टर्स लगा लेते हैं और लोगों को अपने ही प्री डिफाइंड जजमेंट्स पे उनको जज करने लगते हैं। कैसे कोई कॉन्शियसली लिसनिंग प्रैक्टिस करे? सेकेंड क्वेश्चन वुड बी नॉन वर्बल क्यूज पे जो आपने बात करी, वो कैसे बेटर करा जा सकता है? ठीक है, तो आई थिंक आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी हम किसी से सवाल पूछते हैं, बात करते हैं, एक्टिव लिसनिंग का रोल कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो आपको कैसे पता चलता है? जैसे आपने मुझे बताया कि सिद्धार्थ मेरे फादर कंस्ट्रक्शन की लाइन में, हाँ जी, तो जैसे ही आपने बताया अरे मेरे चाचा भी कंस्ट्रक्शन में, दैट मीन जैसे ही आपने बताया आई हैड एन आंसर तुरंत। तो मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि आपके फला किस लाइन में, मुझे बस अपना बताना है आपको। पर हाँ, जब आप मुझे बोलेंगे कि सिद्धार्थ मेरे डैड कंस्ट्रक्शन लाइन में रहे हैं, तो मैं, और ये सुनने के बाद आई विल लाइक अच्छा, तो क्या उनकी कोई कंपनी है, किस पोजीशन पे रहे हैं, कहाँ उनका ऑफिस है, किन किन लोकेशंस पे वो काम करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं, होटल्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो जब मैं आपसे और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता हूँ उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, that's when you can understand कि हाँ मैं अच्छे से एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर if I straight away have a follow up, मतलब मैंने सुना ही नहीं, तो एक्टिव लिसनिंग को आप रिस्पॉन्स से जज कर सकते हैं कि जब भी मैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ, तो सामने वाला क्या उसको जस्ट रिप्लाई करने के लिए सुन रहा है या उसको समझ रहा है। एंड उस इम्प्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको रखना चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होंगे? जिनके आंसर यस या नो में हो सकते हैं। ये आपने खाना खाया, अच्छा खाना अच्छा था, आप कहेंगे यार अच्छा था, दैट्स इट, उसके आगे क्या बात करोगे आप। पर हाँ, जब मुझे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने होंगे तो मैं आपसे डिटेल्ड आंसर्स वाले जवाब वाले सवाल पूछूंगा कि हाँ ऐसे 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 कुछ सवाल जिससे मुझे आपके थॉट्स, आपके एक्सपीरियंस, आपके ऑब्जर्वेशन पता चल सके। दैट इज, आई थिंक दैट्स अ मेजर रूल, मेजर पार्ट। उससे पता चलता है कि हाँ सामने वाला अच्छे से आराम से सुन रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका था कि नॉन वर्बल क्यूज कैसे हेल्प करते हैं, बेटर किया जाए। आई थिंक इसके लिए द इजीएस्ट वे कि आप अलग अलग नॉन वर्बल क्यूज के बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें। जैसे एक टिप रहती है कि सबके हमारे आसपास प्रॉक्सिमिटी सर्कल्स होते हैं। तो एज सुन एज यू स्टेप इनटू द प्रॉक्सिमिटी सर्कल व्हिच इज वेरी नियर टू अ पर्सन, तो आपने देखा है कोई अगर अचानक से आपके पास आ जाए तो आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं, एंड देन यू आर लेस लाइकली टू टॉक टू दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रॉक्सिमिटी में आया। तो ऐसे जो टर्म्स हैं, ऐसे जो जो भी चीजें हैं, उनके बारे में आप पढ़िए। तो मेरे लिए प्रॉक्सिमिटी बहुत मैटर करती है। मेरे लिए अगर कोई भी स्ट्रेंजर अचानक से मेरे बहुत पास हो जाए तो इट मेक्स मी फील वेरी डिस्टर्ब्ड। तो और ये बहुतों के साथ भी होता होगा, नॉट नेसेसरली कि फीमेल या मेल के साथ ही होता है, सबके साथ जिनको अपना एक सर्कल प्यारा है। तो उससे आपको समझ में आए कि इफ यू आर मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप उससे कितना डिस्टेंस मेंटेन करें। तो उसमें आपको समझ में आता है फ्लोर देखिए कि कितने सर्कल्स में कितना कितना डिस्टेंस है। फर्स्ट सर्कल में भी 1 फीट रहेगा, सेकेंड सर्कल में भी 2-3 फीट रहेगा, लाइक दैट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इफ यू आर मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप इतना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। 5-10 बार मिल चुके हैं तो आप एक सर्कल थोड़ा आगे आ सकते हैं कंफर्ट लेवल देख के। और कोई जबरदस्ती अगर घुस रहा है तो फिर आपको पता है क्या करना है। सो ट्रू। आप जैसे बताते जा रहे हो मुझे रिमाइंड हो रहा है कि एक्चुअल में ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें अगर प्रॉक्सिमिटी जो आप कह रहे हैं कि कोई एकदम स्ट्रेंजर है और जो आपसे एकदम एक्साइटेडली आकर के बात करता है थोड़ा क्लोज होके, तो आप थोड़ा सा, और फिर आप उसके बाद उनसे ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं रख पाते हो, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया ना। और फर्स्ट इंप्रेशन आई गेस इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपके फर्स्ट टाइम में ही फीड हो जाता है कि सामने वाला। वेरी नाइस। तो ऐसे ही जैसे आपने बॉडी जेस्चर्स के बारे में बात की, वैसे ही हम अगर टोन की बात करें, आपने एक बार मुझे, जब हमारा पहले डिस्कशन हो रहा था कि अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, जैसे आपने अभी जो बात कही कि लिसनिंग जो हमने टॉपिक पे बात करी कि कई बार
अपनी ही बात रखने के लिए सामने वाले की पूरी बात नहीं सुनना और सबसे पहले अपना ही बताना, ये रिलेशनशिप्स में बहुत होता है। राइट। और कई बार इसीलिए ही सामने वाला कभी भी हर्ट फील नहीं करता। हाँ। और जैसे मेल्स में भी लोग कई बार बोलते हैं कि मेल्स अपनी बात रख के छोड़ देते हैं और लड़कियों को लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो आई गेस वहीं पे कम्युनिकेशन, ये वाले सारे एस्पेक्ट्स वहाँ पे भी लागू होते हैं। ऐसे ही जब हम नॉन वर्बल क्यूज में जेस्चर्स की और टोन की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे टोन्स अपनाने चाहिए? ऐसी कोई सिचुएशन दीजिए आप, फिर मैं बताऊं। जैसे पेरेंट्स के बीच में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि टीनेज में हम कई बार अपनी बात रखते भी हैं पेरेंट्स के आगे, बट पेरेंट्स नहीं समझते हैं। बहुत बार लोगों के साथ यही होता है। हाँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि बच्चा बाहर घूम रहा है, उसको एक्सपोजर मिल रहा है और फादर मदर उस एक्सपोजर को नहीं समझ पा रहे हैं, और जब बच्चा घर आके उन चीज़ों को एक्सप्रेस भी करता है फॉर एग्जाम्पल, तो पेरेंट्स की तरफ से बहुत रिबेलियस और बहुत ही अनइंटरेस्टेड फीलिंग आती है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे एक इंसिडेंट या एक एग्जांपल जरूर लूंगा। ठीक है। अभी जितने भी आप वेब सीरीज देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जिसमें यंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें एक सीन मैंने कॉमन देखा है कि एक पॉइंट पे लाके बच्चों का ना, जो यंगस्टर्स उनका आउटबर्स्ट करवाते हैं अगेंस्ट द पेरेंट्स, व्हिच हैपेंस। मैंने भी अपने माँ बाप पे बहुत सिलीनेस और बहुत ही बचपने में चिल्लाया है, हम सबने चिल्लाया, हम सबके मतभेद हुए माँ बाप के साथ, और लड़ाई घर पे होती है, घर पे सब चिल्लाते हैं। बट स्टिल आई थिंक अगर माँ बाप के साथ बात करें तो जब आप बड़े होने लगते हैं, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे पहचान यही होती है कि फिर आप माँ बाप से चिल्ला के बात नहीं करते। आपको समझ में आता है कि यार वो बूढ़े हो रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है, और उनके जो नोशंस हैं, उनके जो बिलीव्स हैं, वो सेट हो चुके हैं। आप उन्हें चेंज अगर अभी तक नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे, आपको उनके साथ रहना है। तो मेरे ख्याल से इट्स मच बेटर कि एक बार जब थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है आप में, तो आपकी टोन अपने माँ बाप के साथ स्पेसिफिकली बहुत ही शांत और बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए। तो मेरे साथ भी पहले ऐसा नहीं था, पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ या मैं सब ऐसा करता हूँ। ये क्योंकि मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मुझे भी थोड़ा पहले लगता था कि यार मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था यार पापा पे, मैंने चिल्लाया और उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो मुझे बाद में मुझे ही गिल्ट हुआ, और ऐसा आई थिंक सबको होता होगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने रियलाइज किया नहीं, अब हम उस स्टेज हैं लाइफ पे जहाँ पे मुझे अपनी टोन उनके साथ बहुत ही प्यार, बहुत ही शालीनता से रखनी पड़ेगी। मैं प्यार से बोलूंगा तो वो क्यों नहीं मानेंगे मेरी बात। तो मैं तो इस पेरेंट्स के साथ तो मैं इस टोन पे बहुत ध्यान देता हूँ, और मजाक मस्ती तो चलता रहता है, पर हाँ कोशिश करता हूँ ये। परफेक्ट। सो टोन में जैसे एक तो पर्सनल लाइफ का हो गया, जैसे आप भी इवेंट्स कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं। बाय द वे सेम गोज विद द पार्टनर्स, लेट मी टेल यू, है ना। हाँ। मुझे जैसे आपने पूछा, आपने बोला था कि पार्टनर्स में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और बहुत ऑब्वियस है लड़ाई तो होगी। हाँ जी। बट अगर दोनों आग के गोले बने रहेंगे तो शांति कहाँ से आएगी। तो व्हाट आई प्रेफर इज कि अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो क्या पार्टनर्स को इस बात का बुरा नहीं लगता कि तुम सही थे, तुम गलत थे, मैं गलत था, मैं सही था। उन्हें बुरा ये लगता है तुमने इस टोन में कैसे बोला मुझसे, तुमने चिल्ला के बोला मुझसे, तुमने मुझे ये बोला, टर्म दिया और चिल्ला के बात करी। You raised my voice, raise your voice on me. ये बहुत, आप किसी भी रिलेशनशिप ले लीजिए, सब में प्रॉब्लम्स होते हैं। आई थिंक मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया इस चीज़ को, मैं समझा दोस्तों के आसपास भी, पर्सनल लाइफ में भी, कि जब आप उन्हीं बातों को प्यार से बोलो, कि आप आज ठान लो कि मुझे तो कलेश करना ही नहीं है। तो जो चीज़ आप प्यार से बोलोगे, किसी ने बहुत जो कहते हैं कि प्यार से बोलो तो सब होएगा। आप टोन आराम से बोलो, प्यार से बोलो, गलती मानना है मान लो, डिसएग्रीमेंट दिखाना है प्यार से दिखा दो, हो जाएगा। और कभी कभी जरूर आपका थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके आप अगर अपनी आवाज रेज करो, दैट्स फाइन। फ्रस्ट्रेट सब होते हैं, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि फ्रस्ट्रेशन में और एंगर में फर्क है। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि आप दिन भर बहुत बाहर थके हुए थे, आपकी तबीयत खराब है, कुछ आपके 2-3 काम बिगड़ गए, आपकी गाड़ी ठुक गई वगैरह वगैरह, उसके बाद आप वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, दैट्स फाइन। बट विदाउट एनी रीजन
आप बस अपने पार्टनर पे चिल्ला रहे हो एक डोमिनेंस दिखाने के लिए, एक एरोगेंस दिखाने के लिए, वो तो फिर आपका रिश्ता शायद ही चल पाए, कम चल पाए, कॉम्प्रोमाइज से ही चल पाएगा। तो मेरे लिए ऐसा चिल्लाने पे, एंगर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप प्यार से बात करो। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार से बात नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर क्या ही लोगों से प्यार से बात करो। आपने देखा होगा बहुत लोग बाहर बड़े अच्छे से रहेंगे, जैसे ही घर आएंगे तो वहां पे उनका रिस्पेक्ट कम हो जाता है, वहां पे उनकी टोन बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार आई ओन दिस प्लेस, दिस इज माय टेरिटरी, दिस इज, ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बट नहीं, दैट्स रॉन्ग। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहां पे टोन का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये फीमेल्स और मेल्स के साथ भी दोनों के साथ ही होता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्चुअल में जब हम किसी स्ट्रेंजर या किसी नए से मिलते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, जबकि हमें अपना बेस्ट अपनों के सामने देना चाहिए। Absolutely. दूसरों के सामने बेस्ट वन टाइम देकर के आप क्या ही करोगे। सो वेरी ट्रू। और जो आपने टोन वाली बात भी की सर, एक्चुअली यही चीज़ पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो रिलेशनशिप है उसमें भी लागू होती है। जैसे मम्मी पापा को भी उनके बच्चों की टोन से ही दिक्कत आती है कि उसने चलो बात बोलनी थी बोली, पर इस बदतमीजी से कैसे बोली या इस टोन में कैसे बोली। राइट। तो वो बहुत ट्रेंडी बन गया है अभी। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर जैसे आप इवेंट्स करते हैं, हाँ, यस, वेडिंग इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, इनमें भी आप अलग स्किल्स यूज करते होंगे अपनी एंकरिंग की। तो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए हमारे साथ। देखिए, वेडिंग्स में तो यू वर्क विद फैमिलीज, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनके परिवार के हिस्सा बन के उनके साथ काम करूं। ऑडियंस को ये नहीं लगना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को, यार ये कौन लड़का आ गया बाहर से, बातचीत कर हमसे, हंसी मजाक कर रहा है। उनको लगना चाहिए यार ये तो ऐसा लग रहा है तो परिवार का ही बच्चा है, ये तो हमारे फूफा ऊपा का बेटा है, ऐसा। तो आई वर्क क्लोजली विद फैमिलीज एंड दैट इज द बेस्ट फीलिंग। वेडिंग एंकरिंग is one of the best feelings. You get to be a part of thousands of families at once. और मुझे इतना प्यार मिलता है सभी परिवारों से कि मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2 दिन बिताए उनके साथ, एक प्लानिंग करी, फिर इवेंट किया, हल्दी संगीत किया। पर अभी भी राह चलते हुए मुझे बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं। बहुत सारे परिवार अभी मुझे लंच पे, डिनर पे बुलाते हैं, इतने सालों बाद अलग अलग ओकेशंस पे बुलाते हैं। तो that's when I realized कि यार I am more than just an anchor for them. And that is what real anchoring is about. Real anchoring is not only about कि आपने कुछ लिखा, पढ़ा और जाके आपने माइक पे अनाउंस कर दिया। वो तो कोई बेहतर भी 10 बार प्रैक्टिस करके आपसे बेहतर कर देगा। But it's all about कि उस परिवार के लिए आप वो जो पल है, दूल्हा दुल्हन के लिए पल कितना स्पेशल बना रहे हैं, कितने अच्छे से उनसे जुड़ रहे हैं, क्या आपका व्यवहार है। It really counts. एंड अगर ट्राइबल इवेंट्स की बात करें, कल्चरल इवेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट इवेंट्स की बात करें, स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें, वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वाइब। सो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया फेस्टिवल होता है। ओके। पूजा इंगर जो आपके पॉडकास्ट पे पहले आ चुकी हैं, हाँ जी, वो रन करती हैं इस फेस्टिवल को। हाँ जी। तो वहाँ पे सारे ट्राइबल बच्चे आते हैं जिन्होंने अर्बन एरियाज कभी देखी नहीं है, जिन्होंने रोड्स नहीं देखी, कंप्यूटर्स नहीं देखे। ऐसे बच्चों को फेलोशिप मिलती है, उससे वो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाना, फोटोग्राफी करना, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखते हैं। फिर अलग अलग एनजीओज के पास जाते हैं इंडिया भर में। वो एनजीओ जिस भी मुद्दे पे, टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 महीने रहते हैं, उस मुद्दे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वो बना के यहाँ वापस लाते हैं और वो बड़े पर्दे पे सबके सामने प्रेजेंट होती है। वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिशियल्स आते हैं, काफी बड़े बड़े लोग आते हैं। और वहाँ पे मेरी एज एन एंकर कोशिश ये रहती है, जब पहली बार मैं आई थिंक 3 साल ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया होस्ट कर चुका हूँ। होपफुली आगे भी करता रहूंगा, जैसा उनको तो पसंद आता है मेरा काम, मेरा भी मन होता है। जब पहली बार मैंने इस पे अपनी एंकरिंग के लिए अप्रोच करी तो मुझे लगा था यार ये ऐसे बच्चे हैं। मैंने खुद को उनके जूतों में रख के देखा और सोचा कि अगर मैं वहाँ बैठा हूँ एज अ ट्राइबल किड तो मैं क्या सोचूंगा। तो एक थोड़ी इनसिक्योरिटी रही कि यार हो सकता है ये लोग एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। हो सकता है वो कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे आके अपनी स्टोरी बताने में। उनको लगेगा कि हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे और उनको लगेगा कि ये सब एक दूसरी दुनिया के लोग हैं। तो फिर मैंने पहले तो देखा कि कौन कौन से ट्राइब के लोग हैं, फिर देखा कि उन ट्राइबल लैंग्वेज में ग्रीटिंग्स कैसे होती है, जय जोहार कहाँ बोला जाता है, सवा जोहार कहाँ बोला जाता है, एंड सो ऑन। फिर मैंने उनके कॉमन स्लैंग्स पिक किए, स्लैंग्स को नोट डाउन किया। तो जब मैं उन लोगों से बात कर रहा था तो मैं वो स्लैंग्स यूज कर रहा था, तो उनको लगा यार इसको तो हमारी भाषा आती है, सीखने की कोशिश कर रहा है। और मैं इवेंट के पहले उन सभी बच्चों से जाके मिला भी, रूबरू भी हुआ और
उन्हें ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं करवाया कि हम किसी और दुनिया के हैं। तो जब भी आप कल्चरल इवेंट्स करते हैं तो आपको देखना पड़ता है जो ऑडियंस है उसके हिसाब से ढलना पड़ता है। दैट्स वेरी जैसे आपने आते से ही मुझे बोला केड़ो हाल है। हाँ, तब आप किए आए हो। तो बहुत ही अमेजिंग स्किल है ये। जैसे हमारा कार्तिकेय है, हाँ जी, तो हमारा कार्तिकेय सदोरो पुत्र आए। हाँ, सदोरो तो या whenever you know, मुझे कई बार लगता है मुझसे, जैसे आपने भी, हम मीटिंग के समय हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अलग अलग एरियाज में इवेंट करते हैं। हाँ जी, the best part I enjoy about events is travel. I get to travel across India. मैंने पूरे इंडिया में इवेंट्स करे। आई थिंक बस नॉर्थ ईस्ट और साउथ बचा हुआ है क्योंकि वहाँ पे शादियाँ इस तरह से नहीं होती हैं, अलग तरह से होती हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लगभग पूरा इंडिया कवर किया है। एंड I've realized the culture and the language. People think language is meant to divide. No, language is meant to connect. So, you know, whenever I meet a Malayali and I go ingane unde sugam ende cheyuva, or maybe whenever I meet a Maharashtrian, I'm like, kaise hai tumi sangla kya karte hai? And you know, so, and of course when I've been associated with the Sindhi culture as well, है ना, जो घेर होता है मैंने घेर भी खाया है, मैं थड्री पर भी गया हूँ, और कोकी मेरी फेवरेट है बाय द वे, नमकीन कोकी, मीठी कोकी भी खाई है, लोला भी खाया है। हाँ जी। सो यू सी, जब आप अलग अलग कल्चर से जुड़ते हैं तब आप जो डिस्टेंस है उसको खत्म कर देते हैं। सो लैंग्वेज, हैबिट्स, ट्रेडिशंस, they are not meant to divide, they are meant to connect. वंडरफुल सर। एक्चुअली अभी मैंने लास्ट वीक कोयम्बटूर का एक ट्रिप किया है। आई हैव डन 2 stages ऑफ मेडिटेशन इन ईशा। मतलब स्टेज 1 बॉस शांभवी जो इनर इंजीनियरिंग सर करवाते हैं सदगुरु जी, उसके बाद शून्य और फिर भाव स्पंदना। तो और चीज़ें तो एक्सपीरियंशियल लेवल पे जो हुआ वो शेयर नहीं करूँगी, बट एक क्रक्स जो उसका बताऊँगी कि वननेस फील करी है मैंने उसके बाद। कि उसके बाद अलग ही लोगों के साथ ऐसा लगता है कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, है ना। तो जो आप बात कर रहे हैं कि कल्चरली आप कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, आप इनडायरेक्टली वननेस की तरफ ही उस चीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सर्विस बना लेता है इन विच एवर वे, क्योंकि हर फील्ड में सर्विस और अपनी कंफर्ट जोन से ज्यादा सामने वाले के लिए करना पॉसिबल होता है। इट्स जस्ट दैट आप उस चीज को देख नहीं पाते हो। तो जब भी कोई इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सर्विस बना लेता है वो सक्सेसफुल होता ही है, दैट्स अ गारंटी। एंड सेम गोज विथ यू सर। आपने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जो ऑथेंटिसिटी और जो जैसा कि आपने कहा कि कनेक्शन के साथ, लोगों के कनेक्शन के साथ, कि आज भी वो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक इट्स अ वेरी रिमार्केबल थिंग एंड हैट्स ऑफ टू यू सर। कम्युनिकेशन पे प्लेजर सर। कम्युनिकेशन पे सर वापस आते हैं, और आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे जब हम बात कर रहे हैं सर, जैसे आपने TEDx इवेंट्स भी किए हैं, अगेन थोड़ा सा टेक्निकली जाते हैं कि कोई भी आज जो सिमिलर फील्ड में वर्क करना चाहता है, जो एक एंकर बनना चाहता है, जिनको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, उनके लिए कुछ स्टेप्स अगर आप डिफाइन करना चाहें। सी, अगर आप वेडिंग एंकरिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो यू मस्ट हैव सम कंटेंट विथ योरसेल्फ रिटन डाउन, एंड एट द सेम टाइम आपको ये स्किल आना चाहिए कैसे आप अलग अलग फैमिली में जो कैरेक्टर्स हैं उनसे डील करेंगे। यू आर नॉट देयर टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी। फैमिली में कोई बेइज्जती करवाने नहीं आता है। यू हैव टू यूज लाइट ह्यूमर एंड एट द सेम टाइम बी पोलाइट। तो एक ये है। बाकी अगर एज अ जनरल स्पीकर मैं बोलूँ कि आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हैं, जब भी आप कहीं बोल रहे हैं, तो रिसेंसी इफेक्ट होता है, जिसमें या तो आप याद रखते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ और आखिर में क्या हुआ, और बीच का आप भूल जाते हैं। जैसे कभी आप कुछ एक नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस देखते हैं, आपको शुरुआत की 2 याद रहेंगी और आखिरी की 2 याद रहेंगी, बीच की आप भूल जाएंगे। पॉडकास्ट में भी ऐसे ही होता है कि शुरुआत की बातें, आखिरी की बातें, नॉर्मली व्यूअर्स कमेंट्स उसी पे रहता है नॉर्मली। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिसेंसी इफेक्ट है, कि आप जब आप स्पीच शुरू करेंगे, जैसे मेरी स्टाइल है, मैं हमेशा
मैं कविताएं बहुत पढ़ता हूँ, मुझे शेरो शायरी पढ़ने का शौक है, या मैं कोट्स भी बहुत रीड करता हूँ। तो मेरी आदत है कि अगर मैं शुरुआत करूँगा तो मैं कुछ पंक्तियों से हमेशा शुरू करता हूँ जब भी मैं अपने कल्चरल इवेंट्स स्टार्ट करता हूँ। और एट द सेम टाइम कॉर्पोरेट इवेंट तो बात अलग है, बट कल्चरल इवेंट्स तो मैं कुछ बढ़िया पंक्तियों से शुरू करता हूँ। ऐसे ही आपका सिग्नेचर क्या है कि आप शुरुआत काय से करेंगे? तो पहले अपने एक स्टाइल ढूंढिए, स्पेसिफिकली शुरुआत कैसे करेंगे आप। सेकेंड, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना बोलना है और किसके साथ बोलना है। आई ऑलवेज प्लान माई इंटरक्शंस, ऑन द स्पॉट इंटरक्शंस इवेंट्स में बढ़िया रहते हैं, पर इन फैमिली इवेंट स्पेसिफिकली आपको नहीं पता कि कौन बात करने के मूड में है और कौन बात करने के मूड में नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू फैमिली इवेंट्स आई मेक श्योर दैट आई नो कि जो परिवार है उसमें से कौन जॉली नेचर्ड लोग हैं, मैं उनको पिक करता हूँ जो खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं। इट बिकम्स इजी एंड इट ऑल्सो लुक्स प्रोफेशनल। मेरे ख्याल से वेडिंग इवेंट्स में अगर आप रैंडमली जाके लोगों से बात करने लग जाओ, दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल। आपको पता ही नहीं सामने वाला आपसे बात करने के मूड में है नहीं है, उसके लिए यू आर अ स्ट्रेंजर। बट हाँ, पीपल हु आर फ्रेंडली, हु आर जॉली, जिनसे आपने थोड़ा प्लान करके रखा है एंड यू मेक इट लुक नेचुरल, it works for you. I think that's a part of planning. And अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, so I think technically it's all about your skills. Apart from that, I can think of, yes, keeping the communication clear. कि जो क्लाइंट है जिसके लिए आप बोल रहे हैं, जिसका आप स्टेज संभाल रहे हैं, उसको क्या चाहिए आपसे। तो जब भी क्लाइंट मुझसे पूछे सिद्धार्थ आप क्या करोगे, कैसा होस्ट करोगे, तो मैं क्या बोलता हूँ, सर आप कैसा चाहते हैं, आप टोन इसको फन रखना चाहते हैं, आप टोन सीरियस रखना चाहते हैं, आप इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, क्या आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट है, क्या आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन जिसके लिए आप काम करें, जिसके लिए आप बोल रहे हैं, या जिस पर्पस के लिए आप माइक के सामने, स्टेज के सामने आए हैं। सो आई बिलीव दीज थ्री थिंग्स आर very technical in nature and at the same time very important to adapt and execute. So public speaking में एक होता है कि regular modulation पे लोग बात कर रहे हैं, और excitement create करने के लिए या थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए ह्यूमर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पब्लिक स्पीकिंग में ह्यूमर अगर कोई स्किल अडॉप्ट करना चाहे तो वो कैसे कोई अपना सकता है? बहुत लोग बोलते हैं कि ह्यूमर डेवलप नहीं किया जा सकता, पहले से ही होता है, और होता है सब में। कुछ लोगों का ह्यूमर सिर्फ अपने दोस्तों के बीच बाहर निकल के आता है, कुछ का जो एक्सट्रोवर्ट बहुत ही होते हैं उनका सिर्फ दूसरों के साथ ही निकल के आता है, बाहर वालों के साथ। तो जैसे मेरा ह्यूमर मोर और लेस अपने दोस्तों के साथ ही निकल के आता है। पर हाँ, जब मैं इवेंट्स होस्ट करता हूँ तो मुझे पता है अगर हम उन सिचुएशंस को ह्यूमरस नहीं बनाएंगे तो वो तो लेक्चर हो जाएगा, और लेक्चर कोई नहीं सुनता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कॉमेडियंस को स्टडी करें, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं कैसे ह्यूमर का इस्तेमाल करना है। एंड एट द सेम टाइम, जैसे वन ट्रिक दैट आई यूज, कि आप अगर जो दुनिया में हो रहा है, जैसे अगर एक अननोन ऑडियंस है, मुझे पता है कि एक फला शादी में मैं हूँ, फला एक ऑडियंस है सामने, उसको इतना तो आइडिया कि इस देश में क्या चल रहा है। तो मैं अगर कुछ सरकाज़म दूंगा तो, या कुछ भी मैं पॉइंट दूंगा तो मैं प्रेजेंट सिनेरियो पे दूंगा कि सब लोग समझ जाएं वो इशारा क्या है। कि अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम पे क्रिमिनल सेफ है पर कॉमेडियन सेफ नहीं है, तो everybody will relate to it. जो न्यूज़ और ट्रेंड में चल रहा है। So that's humor. You know, that's wit. कि आप एक नॉर्मल या एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन को कैसे आसान तरीके से प्रेजेंट कर पाए। So that's very important. उसके बिना तो आप बहुत बोरिंग हो जाएंगे। एंड हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो ह्यूमर वो डिग्रेडिंग ह्यूमर ना हो। वो बहुत फैशन में है, बट आपको नहीं पता सामने वाला यार बुरा मानेगा नहीं मानेगा, क्या असर पड़ रहा है उस पर। आप किसी को, मैं तो एज एन एंकर किसी को डिग्रेड करने नहीं बैठा हूँ। मजाक मस्ती हाँ, भाई लोग मिल जाए और अगर वो कंफर्टेबल है तो चलता है, बट नॉट टू एनीबडी एल्स। तो एंकरिंग में यू हैव टू रियलाइज कि आप एक कॉमिक का जॉब रहता है, और कॉमिक ही उसको अच्छा तरीके से करते हैं कि वो हर किसी बात पे भी एक लाफ्टर ले सकता है। बट जब आप एंकरिंग कर रहे हो तब आपको पूरे टाइम लाफ्टर नहीं लेना है। तब आपको बहुत क्लासी तरीके से चीजें प्रेजेंट भी करनी है, और बीच बीच में हल्का डोज ऑफ लाफ्टर, ताकि माहौल फ्रेंडली हो जाए। ये एक एंकर्स को ये बहुत बात ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको वहाँ एक स्टैंड अप कॉमेडी शो नहीं करना है, आप कर भी नहीं सकते, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, आपको जनरल चीजें या कुछ
ऐसी बातें जिससे सब रिलेट कर पाए, उस पर आप लाइट ह्यूमर यूज कीजिए, दैट डेफिनेटली वर्क्स वेल। वेल सेड सर। आपने TEDx इवेंट्स जो दिए हुए हैं वो जिन टॉपिक्स पे दिए हैं उनके बारे में आप प्लीज कुछ बताएं, और व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन पीपल हैव टेकन फ्रॉम दैट? ओके, सो जो फर्स्ट TEDx था व्हिच वाज अबाउट TEDx यूथ जोधपुर, सो क्योंकि वहाँ पे सारे यंगस्टर्स थे, तो उसका टॉपिक था यंग मेन एंड फाइनेंसेस ओके। विद रिस्पेक्ट टू द इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो मैंने वहाँ पे एक सेल्फ एजुकेशन का कंसेप्ट सामने रखा था, जो अभी बहुत प्रेवलेंट है कि बहुत सारे लोग स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस नहीं जाते हैं, बट खुद से एजुकेशन परस्यू करते हैं, खुद से एग्जाम देते हैं और खुद की पूरी बुक्स, वोकैबुलरी, करिकुलम बनाते हैं, एंड इट वर्क्स अगर आप उसे सिंसियरली करो। And it was also about how do you manage your finances, क्योंकि I have been managing my finances ever since I was 18 years of age। मैंने अपनी पहली जो जॉब है, वो बहुत लोगों को जान के ताज्जुब होता है, तो 18 साल की उम्र में मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया था, which was as a copywriter in a multimedia company। Wonderful। I was paid 5,000 per month for working 3 hours daily। Okay। And वो मैंने जॉब इसलिए किया था because I was like, जब कॉलेज में आए तो लगा यार पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, जूते खरीदना है, घड़ी खरीदनी है। अब मुझे लगा यार 100 रुपए बार बार पापा से मांगू, 18 साल के हो गए, थोड़ा बहुत तो अपन कमा ले कि खुद के खर्चे वर्चे कर पाए, कि बार बार पापा के पास नहीं जाना। और जब आप एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में बड़े होते हो तो आपको पैसे की वैल्यू बहुत अच्छे समझ में आती है। तो मैंने 18 साल की एज में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी, एंड तब से मैं फाइनेंस मैनेज करता हुआ, मैंने आई थिंक जब मैं 19-20 साल का हुआ तब मैंने बहुत हद तक आई थिंक 50-60% अपने घर के फाइनेंसेस मैनेज करने लग गया था मैं अपने पेरेंट्स के साथ। एंड आई थिंक एवर सिंस आई वाज 20 तब से मैं घर के एक्सपेंसेस तो ऑलमोस्ट 90% तक मैनेज कर ही रहा हूँ। तो हमने इस बारे में काफ़ी बात करी थी, इसके लिए पूरा अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा हमें को। बट एट द सेम टाइम जो मेरा सेकेंड TEDx था, उसमें तो TEDx के आइडियाज और थीम्स आपको दिए जाते हैं। तो जो सेकेंड TEDx था, TEDx ओरिएंटल, OIST, उसमें 3-4 अलग अलग थीम्स दी गई थी। तो बाकी जो तीन थीम थी वो बहुत ही कॉमन थी, समथिंग लाइक स्पीक एंड इंस्पायर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे लगा इन थीम्स पे कोई भी बोल लेगा। तो उसमें से चौथी जो थीम थी उसका नाम था बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों के परे। तो वो सुन के मेरे मन में सबसे पहले आया कि यार हाँ, शब्दों के परे मैं क्या ही बोलूंगा, क्या बता पाऊंगा। तो तब मैंने सोचा कि हाँ, ऑडियंस के मन में भी तो ये सवाल आएगा कि बियॉन्ड वर्ड्स क्या ही बोलेगा ये व्यक्ति। तो मैंने वो थीम पिक करी। उसमें माय एम वाज टू टेल पीपल अबाउट द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ हीलिंग सोसाइटी जहाँ पे हम सब एम्पैथी का इस्तेमाल करके, काइंडनेस का इस्तेमाल करके मेंटल हेल्थ इश्यूज को कम कर सके, एंड वी कैन एनहांस द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंगस्ट एवरीबडी एल्स, सो दैट पीपल जो दूसरों से बात नहीं कर पाते, घर पे बात नहीं कर पाते, पीपल जो थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाते, उनको आप एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, एज अ कंपेनियन और मे बी जस्ट एज अ नेबर हेल्प कर पाओ। तो व्हाट्स द हीलिंग सोसाइटी। तो मैंने उसमें अपने थोड़ी चाइल्डहुड स्टोरी भी बताई थी। मैंने बताया था कैसे जो बुलिंग सामने आई, बुलिंग को मैंने एक्सपीरियंस किया, उसको ओवरकम किया, कैसे मैं उस एक जर्नी से निकला। एंड मैंने उसमें जो कम्युनिकेशन एक टेक्निक यूज करी थी, विच वाज ऑल अबाउट लेटिंग द ऑडियंस कंप्लीट माय सेंटेंसेस। तो जैसे अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी चल रही थी और लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, पर दोस्त कहानी में जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी लाइफ में आता है एक ट्विस्ट, सो पीपल न्यू इट and things like that. So it was all about the idea of creating a mental health society, a place where everybody can freely share their struggles, their problems, and instead of trolling them for being vulnerable, we support them with empathy and with kindness. So I believe uska ek maine jo lesson diya tha, we need to be empathetic towards each other। और मैंने वहाँ उस ऑडिटोरियम में जाने से पहले भी यही कहा था कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं चाहूँगा मैं आप सभी से जुड़ा रहूँ, सो दैट कभी भी अगर मैं आपकी मदद कर पाऊँ या आप मेरी मदद कर पाएँ, तो हम एक दूसरे से जुड़ सकें, सामने आ सके, मदद कर सकें, एक हीलिंग सोसाइटी बना सकें। वंडरफुल सर। हम एम्पैथी की बात कर ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि एक ह्यूमन बीइंग
पहले तो बहुत अच्छा अपने तरफ से करने की कोशिश करता है. सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग में आई गेस बाय बर्थ कोर पे है ही, क्योंकि मुझे लगता है जो एनर्जीज की हम बात करते हैं उन्होंने हमें बनाया ही इसलिए कि वी कैन गिव टू द सोसाइटी. बट कुछ टाइम बाद प्रोसेस में ऐसा हो जाता है कि वो जो एम्पैथी आप मेंटेन करना चाहते हो, जो कंसिस्टेंसी आप भी जैसे चाहेंगे कि सोसाइटी में डेवलप्ड रहे, वो मेंटेन करने के लिए भी एक कांस्टेंट एफर्ट लगता है अंदर से. और कई बार इंसान बाय डिफॉल्ट सेल्फिश हो जाता है ना, और वापस से वो सर्कल फिर पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से ही आ जाता है वहीं पे. अगर हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि मेरे अंदर मुझे अगर एम्पैथी हर दिन मेंटेन रखनी है, अगर मुझे हर दिन अपना बेस्ट देना है और हर दिन अपने आप को सामने वाले के लिए पूरा 100% गिवर बनना है, तो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो डेली बेसिस पे मैं प्रैक्टिस करूं, जो डेली हैबिट्स मैं इनकलकेट करूं जिससे मेरे अंदर की एम्पैथी बढ़े? सबसे पहला तो है माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस एक्चुअली आपने इससे पहले भी वर्ड यूज किया था और मैं सोच रही थी इस पे बात करेंगे बट वो मिस हुआ. तो माइंडफुलनेस जब आप कहते हैं तो आप एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ माइंडफुलनेस? My definition is very simple. Mindfulness is being in the present, having your mind into the present scenario. अभी मुझे क्या क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्या क्या चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ, है ना, आपके रिएक्शंस ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, बाकी जो हमारी क्रू है उनको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, कैमरा कहाँ प्लेस्ड है, मेरी जगह कहाँ है, मुझे कहाँ देखना है. इट्स ऑल अबाउट बीइंग माइंडफुल. अभी क्या ज़रूरत है करने के लिए. तो जब भी आप टेंशन की बात करते हैं, वरी की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज मोर और लेस कनेक्टेड टू पास्ट और फ्यूचर. पास्ट ट्रॉमास होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स, जो चीजें कर रहे होते हो आप या करने वाले होते हो, उसका टेंशन होता है, वरी होता है. रिश्तों के बारे में आपको चिंता होती है, आगे रिश्ता कहाँ जाएगा, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, थिंग्स लाइक दैट. द वेरी इजी सोल्यूशन इज बीइंग माइंडफुल. जब आप प्रेजेंट में रहोगे तब आप अपने रिश्तों को, अपने आसपास वालों को अच्छे से देख पाओगे. या एक तो ये हो गया. एंड यस, द सेकंड पार्ट, इसमें जो हमने एक स्किल पहले डिस्कस करी है, एक्टिव लिसनिंग. तो एम्पैथी का मतलब क्या है? मैं आपको अपनी जगह, मैं खुद को आपकी जगह रख के देखूं कि आपको कैसा महसूस हुआ होगा जब भी आपने कोई इंसिडेंस बताया, कोई भी आप पे ट्रेजेडी बीती, और उसके बाद मैं समझने की कोशिश करूं कि अब मुझे आपसे क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है. तो जैसे मानिए कि मेरे घर में पर्सनल ट्रेजेडी हुई, तो आपको पता है कि ऑलरेडी इस व्यक्ति के मन में एक दुख है. अब आप वहां पे आके आप अपने दुख बताने लग जाओ तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा कि यार मेरे साथ पर्सनल ट्रेजेडी हुई है. तो एम्पैथी के हिसाब से अगर आपको मुझे एम्पैथी दिखानी है तो आपको मेरी बातें सुननी चाहिए. यू शुड गिव मी स्पेस कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दुख भरा हुआ है. पर वहां पे आके आप अपनी ट्रेजेडी के बारे में बता रहे हैं जो कि शायद मेरी ट्रेजेडी से बड़ी है, नहीं है, वगैरह वगैरह. तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है. वो एक चीज जो मैंने हाल ही में ऑब्जर्व करी. वो कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट हो गया जो हमने बात करी कि भले वो खुशी की भी बात हो तो सामने वाले को वो स्पेस और वो कंफर्ट मिलना चाहिए कि वो अपनी पूरी बात रखे और उसकी बात को जस्टिस मिले. फिर ही आप अपनी चीजें शुरू करो. हमेशा ही अपना दुख या अपनी खुशी सबसे पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस देना और खुद को मतलब सेल्फिशनेस दिखाना, वो ऑब्वियसली बहुत हर चीज में ही गलत होता है. तो ये बहुत सही बात कही आपने. हाँ, मतलब मुझे लगता है करिश्मा जी, लोग एम्पैथी के साथ अगर समझदार भी रहे तो ज्यादा बेहतर है. मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो एम्पैथी के बारे में बात करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस खत्म हो जाती है. जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि हाल ही में जब मैं एक पर्सनल लॉस से गुजरा, है ना, जो कि ऑफ कोर्स एक किसी भी पेरेंट को खोना, बट आई नोटिस बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, नहीं किया, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. जिन्होंने किया बढ़िया, आई हैव देम इन माय मेमोरी एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि वो आए और बैठे. ऐसे सिचुएशंस में कई बार रिक्वायर्ड क्या रहता है कि बस आप अपना प्रेजेंस फील करवाएं. जब घर में, स्पेशली घर में डेथ हुई हो, तो आप ये चीजें काम नहीं आती कि सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह. तब बस साइलेंस काम आता है और आपका प्रेजेंस, कि आप अपनी वार्मथ फील करवाएं. अगर कंफर्टेबल है तो आप हाथ पकड़िए, आप उनको हग कीजिए, उनके साथ बैठे रहिए. ये सबसे ज्यादा काम आता है, ना कि आप आके अपने दुखड़े आप किसी और को सुनाइए. तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग एम्पैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो जो समझदारी से करते हैं, उन्हें पता है कि कितना समझना है,
क्या समझना है और कहाँ पे कितना बोलना है और कितना सुनना जरूरी है. All, I think it all boils down to active listening as well. वंडरफुल सर, वेल सेड. हर बार जब भी मैं पॉडकास्ट करती हूँ कुछ ना कुछ आप सीखते ही हो. और आपको पहले से ही वो सब पता होता है, लेकिन वो चीज़ ट्रिगर होना, वो चीज़ एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे. और आपसे बात करके आज मुझे समझ में आया और अपने अंदर ये चीज़ वापस ट्रिगर हुई कि ओरिजिनल रहना और ऑर्गेनिक रहना सबसे ईजी है, और वो आपको लाइफ में हर चीज़ में हेल्प करता है. मतलब आप चाहे पर्सनली अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स निभा रहे हैं या प्रोफेशनली, आप जितने ऑथेंटिक हैं, जितने ओरिजिनल है, उतना ज़्यादा बेटर है. क्योंकि फेक कुछ भी चीज़ आप अपने अंदर डालना चाहेंगे वो ज़्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं चल पाएगी. तो आई गेस वही मैं भी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि स्टे ओरिजिनल एंड स्टे ऑर्गेनिक, और अपनी ऑथेंटिसिटी पे वर्क कीजिए. भले आसपास लोग आपको अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इन दी लेटर स्टेजेस आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ हाईलाइट होंगे ही. सर, इस पूरी जर्नी में आप कितने साल से वैसे इस जर्नी पे हैं सर? मुझे अभी 7 से ज़्यादा साल हो गए हैं. बिल्कुल. सो 7 years में आपने बहुत कुछ किया है, 1000+ इवेंट्स, और आप ओवरऑल इंडिया में इवेंट्स करके आए हैं. आपने 2 TEDx इवेंट्स भी कर लिए हैं. कई बार बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं जी, है ना, और कई बार हमें इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत डाउन फील होता है जी. आप ऐसा कोई स्टोरी या ऐसी कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहें जिसमें आपको भी ऐसा लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करना है, और फिर आपको क्या चीज़ बूस्ट करी वापस से रीवर्क करने पे? देखिए, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि हर 2-3 महीने में होता है कि आपको लगता है यार बहुत सारे इवेंट्स कर लिए, आई नीड सम रेस्ट. तब मैं ज़रूर कुछ समय के लिए इवेंट्स नहीं करता हूँ. तो थैंकफुली फ्रीलांस जब आप काम करते हैं तो आपके पास आप खुद के मालिक हैं, कभी भी छुट्टी ले सकते हैं. पर हाँ, जो सबसे ज़्यादा दुविधा मेरे लिए हाल ही में हुई, 3 महीने पहले मेरे पिताजी का देहांत हुआ ऑल ऑफ अ सडन, और दैट वाज ऑन 31st December. और जब वो हुआ तो मेरे जनवरी की प्री बुकिंग्स थे. किस्मत की बात है कि मेरे पास मैंने पिछले 6-7 सालों से कभी भी न्यू ईयर्स मेरा खाली नहीं रहा, जबकि इस बार तो मेरे पास सबसे ज्यादा ऑफर्स आए थे. बट डोंट नो व्हाई मैंने ऑफर्स नहीं लिए. किसी से बजट अलाइन नहीं हुआ, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, कि मैं कहीं और इवेंट्स में बिजी था तो मैं उनसे डील नहीं कर पाया. बट आई थिंक इट वाज मेंट टू बी. एंड यू नो, 30th late night, technically 31st morning, my dad got a heart attack, और in 10 minutes he was gone. So उसके बाद जो मेरी जनवरी की बुकिंग्स थी, तो आई वाज, जो भी उन क्लाइंट से मेरा कम्युनिकेशन, तो क्लाइंट यही बोल रहे, सिद्धार्थ आप बस हमें इतना बता दो कि आप इवेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सो दैट in case you are unable to do it, we can look for somebody else. So मैंने उनको सबको बोला कि मैं आपको थोड़ा 1 दिन में बताता हूँ. फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पिताजी होते तो वो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं इवेंट छोड़ूं. He was my biggest supporter. वो उन्होंने शुरुआत से, फर्स्ट डे से मेरा साथ दिया है. जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, वो मुझे अपने साथ दूर दूर लोकेशंस पे, वेन्यूज पे लेके गए हैं. उन्होंने खुद पार्किंग लॉट में 3-3 घंटे वेट किया है कि मैं इवेंट करके आऊं. वो वापस नहीं गए. कभी इवेंट में भी बैठे तो एकदम पीछे जाके बैठ जाया करते थे कि किसी को परेशानी ना हो. जो मेरे इवेंट दिन भर चलते थे, वहाँ पे वो सुबह से शाम तक बैठे रहते थे पब्लिक इवेंट्स में. और अगर आपको भरे क्राउड में कोई एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल ऊपर है, जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मेरे पापा होते थे. तो मतलब वो अखबार में देखते थे कि बेटा ये इवेंट हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी, तुम इनसे कांटेक्ट करो. वो उनके जितने नेटवर्क में लोग थे उनको कॉल करते थे, बताते थे कि मेरा बेटा प्रोफेशनल एंकरिंग कर रहा है, कुछ इवेंट हो तो बताओ अपने. और जैसे मेरा कभी अखबार में न्यूज़ छपी, कोई पॉडकास्ट हुआ, कहीं पे मैंने कोई शो किया, उसकी तस्वीरें आई, ही वॉज द फर्स्ट वन टू शेयर इट ऑल अक्रॉस हिज व्हाट्सएप एंड फेसबुक कॉन्टैक्ट्स. वो भी और मेरे मॉम भी. मेरी मॉम, ये जो मैं मेरे डैड के लिए कह रहा हूँ, सेम गोज फॉर माई मॉम, बट स्पेसिफिकली बिकॉज माई डैड इज नो मोर. तो उन्होंने हर एक वो चीज़ करी मुझे सपोर्ट करने के लिए. मुझे सुबह उठाते थे, मुझे याद दिलाते थे तुम्हारा आज इवेंट है, मुझसे अपडेट लेते थे, इस क्लाइंट से बात हुई, कहीं मेरा बाहर का शो हो. अभी मुझे खुद की टिकट्स और खुद का स्टे
करना पड़ रहा है, वरना जब तक मेरे डैड थे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कर सकता था खुद, बट वो मुझे करने ही नहीं देते थे। मेरा ट्रैवल, उन्हें ट्रेन्स का आइडिया था तो बता देते बेटा इस ट्रेन से जाओ, ये तुम्हें इतने बजे छोड़ेगी, वहाँ से यहाँ जाना, मेरा स्टे करवा दिया करते थे। सो ही वॉज माई एवरीथिंग। कहते ना, कहती हैं कि जो पिता होता है वो छत के समान होता है। तो मैं अब, मेरे लिए इवेंट्स करना, मेरे लिए ऐसी चीज़ें करना जिसमें मुझे पता है कि मैं घर जाऊँगा तो मैं अपने पिताजी को नहीं बता पाऊँगा कि आज मैं ये करके आया, और वो इन चीज़ों के बारे में शेयर नहीं करेंगे, तो वो एक बहुत बहुत दुख रहता है उस बात का। तो जब इवेंट्स भी थे मेरे प्री बुक्ड, तो मेरा थोड़ा तो मन था कि यार मैं मना कर दूं, फैमिली के साथ रहूं, पर फिर वही ख्याल कि यार पिताजी होते, पापा होते, तो पापा बोलते बेटा अपना काम मत खराब करो, काम होते रहना चाहिए, काम तुम अच्छा करते हो, काम को कभी भी मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने वो इवेंट्स किए, तो आई थिंक पिताजी के गुजरने के 10 दिन बाद ही एक मैंने इवेंट किया था। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा कि सिद्धार्थ, हाउ आयरॉनिक इज इट कि तुम एक पर्सनल ट्रेजेडी से गुजर रहे हो और वहाँ पे जाके तुम सबको मुस्कुराहट बांट रहे हो, सबको एंजॉय करवा रहे हो, सबको डांस करवा रहे हो, यू आर मेकिंग देयर डे, बट यू आर सफरिंग, गोइंग थ्रू अ पर्सनल ट्रेजेडी। तो आई थिंक वो एक ऐसा समय था जब दुख भी था और एक संतुष्टि भी थी कि चलो जो डैड चाहते मैं वही कर रहा हूँ, और दुख भी था कि अब जितने भी और बड़ी चीज़ें करूँगा वो शेयर करने के लिए वो नहीं है। पर हाँ, अब चलो एक दिल को दिलासा देने के लिए कि तसल्ली है, एक दिलासा है कि वो मेरे साथ थी और अब ऊपर से मेरे साथ हैं। अब जो एक डिवाइन एनर्जी होती है, जो सोल की एनर्जी होती है, वो एनर्जी अब मेरे साथ है। इतना प्यार करते थे और आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स विद माय फादर। मैंने जब से मुझे अकल आई, जब से मैं थोड़ा मैच्योर हूँ, मैंने उनके साथ बहुत चीज़ें एंजॉय करी, मैं बहुत घूमा उनके साथ, वो मेरे साथ बहुत एंजॉय करते थे। वो एकदम हमारे जैसे, मेरे दोस्त लोग जितने मेरे घर पे आते थे वो सिर्फ मुझसे मिलने नहीं आते थे, मेरे डैड और मेरे मॉम से मिलने आते थे, क्योंकि वो मेरे दोस्तों के साथ वैसा ही बन जाया करते थे। तो मैंने उन्हें लास्ट ईयर मैंने अपनी कमाई से अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी। तो मेरे पिताजी पहले जो वैन चलाते थे वो 2001 से थी, तो हमारे घर में 22 साल से कोई नई गाड़ी नहीं आई थी। अच्छा। तो मैंने गाड़ी खरीद के सबसे पहले चाबी उन्हें दी थी और वो बहुत खुश हुए थे। मैंने उन्हें पिछले साल अगस्त में थाईलैंड ट्रिप पे भेजा, मेरे मॉम और डैड को। वो साथ में कभी विदेश नहीं गए थे, कभी ऐसी जगह नहीं गए थे। तो मुझे एक ट्रिप के बारे में पता चला, मेरे पास थैंकफुली कुछ सेविंग्स थी, और अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ मैंने उस समय वो प्लान ड्रॉप नहीं किया। इट वाज जस्ट एन इंस्टिंक्ट किया, लेट्स डू इट, इन्हें भेज देते हैं, ये अभी फ्री हैं, अभी चल फिर पा रहे हैं, बाद में कुछ साल बाद इंटरनेशनल ट्रैवल मुश्किल हो जाएगा, लेट्स डू इट। आई डिड इट, दे एंजॉयड द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइव्स। जो समय वो अपनी जवानी में सोसाइटी की वजह से नहीं जी पाए, वो थाईलैंड जाके 5 दिन जिए। तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। आई फील वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ बहुत खुश रहा, वो मेरे साथ बहुत खुश रहे। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी। वो जिसको भी मिलते थे सबको बताते थे कि अरे मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। और किस्मत की बात है कि पिछले कुछ सालों में राह चलते हुए बहुत लोग उन्हें पहचानने लगे थे कि अरे आप सिद्धार्थ के पापा है ना, क्योंकि मैं स्टोरी वोरी बहुत डाला करता था। तो बेहद खुश होते थे, मुझे बोलते थे कि बेटा सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं अपने बेटे के नाम से जाना जाऊं, और लोग मुझे बुलाते हैं तुम्हारे नाम से, मुझे बहुत खुशी होती है। सो आई बिलीव, आई थिंक डैड मस्ट स्टिल बी वेरी प्राउड। He was, and I think he's very much here. I feel it. Of course sir, और पेरेंट्स की एक्चुअल में जो आपने कहा ना डिवाइन एनर्जी, वो एक्चुअल में फील होती है। वो चाहे जिंदा हो या हमारे साथ नहीं है आज, तब भी वो हमारे साथ ही है हमेशा। तो ऑब्वियसली आपके फादर आपके साथ ही हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और आई गेस उसके बाद आपको और एनर्जी मिलती होगी कि मैं और बेटर करूं और उनको दिखाने के लिए और अपना 100% दूं। सर, हम एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट पे हैं लिटरली, और लास्ट आपसे कुछ यही क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूँगी कि जो आज आपको देख रहे हैं और जो लाइफ में
किसी और के कहने पे उन्होंने अपनी फील्ड तो चेंज कर ली है, बट वो अपने लाइफ में पैशन नहीं फील कर पा रहे हैं। कई बार आर्टिस्ट के साथ यही होता है कि वो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने में डरते हैं, क्योंकि अगेन कई बार मॉनेटरी लोगों को लगता है कि इतना पैसा नहीं मिलेगा उससे, या कई बार लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन में पैशन नहीं डाल पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और कुछ ऐसी टिप्स और लेसन्स अगर आप उनको कुछ देना चाहें? आई थिंक जो लोग कंफ्यूज हैं प्रोफेशन और पैशन में, उनके लिए तो एक ही सोल्यूशन है और एक ही स्किल है, दैट इज द स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, वन ऑफ माय जिनको मैं जानता हूँ, तो उन्होंने बहुत साल तक सीए की कोशिश करी, सीए नहीं निकला और बहुत ही उनका स्कोर क्लोज आ गया था, बट देन शी डिसाइडेड कि यार अब मैं सीए नहीं करूँगी, मेरा पैशन है बेकिंग। तो उन्होंने अपने पार्टनर के साथ और अपने फैमिली के सपोर्ट से एक बेक हाउस खोला और अभी बहुत अच्छे से उनका बेक हाउस और वो अपना जो उनका बेक हाउस है वो संभालती हैं और चलाती हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। एट द सेम टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई जर्नी, तो आई रियलाइज, मुझे लगता है जो लोग जॉब कर रहे हैं बहुत ही हिम्मत वाले हैं, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जॉब कर सकूं। बहुत लोग जॉब वालों को ट्रोल करते हैं, बट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स जॉब होने के और जॉब ना होने के डीमेरिट्स मेरिट्स हैं कि पता है एक फिक्स्ड इनकम है, यू कैन प्लान योर फाइनेंसेस वेल, और आपको पता है एक कल्चर है और यू नो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग, सम ग्रेट कंपनी। फ्रीलांस में मेरा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता, मेरा कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, मेरा कोई एक फिक्स्ड वर्ड है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में। इट इज मेनली जैसा मन चाहे, जैसा होगी देखा जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो बट हाँ, आई हैव डिसाइडेड कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है मैं जॉब करूंगा तो मैं बन जाऊंगा। जबकि मेरे पास ऑफर्स आए हैं टू बी क्योंकि मैं थोड़ा एजुकेशन की फील्ड में भी हूँ, तो मेरे पास ऑफर्स आए टू जॉइन प्रोफेशनली एन इंस्टीट्यूशन एज एन एजुकेटर, एज अ assistant professor and as a faculty, but I've refused those. तो मेरे आसपास वालों ने सबने मुझे मना किया था कि यार इतना बढ़िया ऑफर है, इतना बढ़िया पे है, मत करो। बट देन आई वाज लाइक यार अगर मैंने यहाँ जॉब करके बैठ गया तो मैं फिर बाहर मेरे शोज में नहीं जा पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से छुट्टियां नहीं ले पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज अ डिसीजन that I made, and उसके मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, दोनों मैं एक्सेप्ट करके बैठा हूँ। तो आई थिंक वो जब तक आप वो फैसला नहीं लोगे कुछ नहीं हो सकता। और ट्राइड एंड टेस्टेड रहना चाहिए चीज़ों में, मतलब ऐसा नहीं है जैसे वो डियर जिंदगी में बताया ना कि हर कुर्सी में बैठ कर देखो। इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ में भी हर चीज़ में जा कर के देखो। जैसे आपने कहा कि आपकी फ्रेंड सीए करके ट्राई किया, फिर उसने चूज़ किया कि वो बेकिंग करे। तो इनिशियली कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है, तो अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए आई गेस, और हर चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए। कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको उस तरफ ले जाएगी जिस चीज़ के लिए आप बने हुए हो आई गेस। हाँ, आई बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, बेहतर हैं। जैसे मुझे पता है कि मुझे किन चीज़ों का शौक है, तो मुझे पता है मुझे एंकरिंग पसंद है। अपार्ट फ्रॉम एंकरिंग मेंटल हेल्थ में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने मास्टर्स उसमें किया और मैंने कुछ मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स लेना शुरू किया, ताकि स्टार्टअप्स के साथ काम किया, वर्कशॉप्स लेना शुरू किया, ताकि मैं उसके बारे में एक क्रेडिबल सोर्स के तहत सामने इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ, अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँ। और तीसरा, मुझे पोइट्री बहुत पसंद है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई लाइफ इज ऑल अबाउट दीज 3 थिंग्स। तो मेरा शौक है, उसके अलावा मुझे पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, मुझे रिलीजन में काफ़ी इंटरेस्ट है, बट दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी प्राइवेट, सो आई डोंट डिस्कस दीज टॉपिक्स पब्लिकली बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत प्राइवेट चीज़ है। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे पता है कि इनमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, इनमें मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूँ, एंड देयर इज अ स्कोप टू डू बेटर। टोबी मैगवायर जो स्पाइडरमैन की मूवी में एक डायलॉग रहता है कि जब भी उससे पूछते हैं, आई थिंक डॉक्टर ऑक्टोपस से पूछते हैं कि हाउ आर यू पीटर, एंड उसका रिप्लाई हमेशा होता है ट्राइंग टू डू बेटर। सो आई बिलीव यस, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर। तो मुझे पता है ये 3 एस्पेक्ट हैं, 3 चीजें हैं, 3 फील्ड में कुछ भी आएगा तो मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब मैं ये ढूंढूंगा कि यार इसमें कैसे प्रोफेशन बनाना है, तो एंकरिंग में तो वो चीज करते करते आ गई। सोचा नहीं था जब स्टार्ट किया था कि मैं प्रोफेशनली एंकरिंग करूंगा। करते गए, मजा आता गया, अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते गए, अच्छे शोज होते गए, सीखते गए, और फिर लगा कि हाँ
थोड़ी अच्छी पकड़ बना ली है, थोड़े बहुत पैसे मिलने लग गए हैं, तो अब और पैसे मांग सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट that very decision making and just the acceptance. वेल सेड सर. सो आई गेस मैंने तो इस पॉडकास्ट से ये ही एब्जॉर्ब किया है कि आपको ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रोफेशन कोई भी हो. और आज का पॉडकास्ट हमारा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन था. तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नॉट ओनली इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, अगर आप जेन्युइन हैं, आप ऑथेंटिक हैं, तो अपने आप आपके जेस्चर्स, आपके वर्ड्स बेटर होते जाते हैं. और जैसा आपने कहा, ऑलवेज ट्राइंग टू डू बेटर. So यही हमारा एक आज का मंत्र है, and with that we are closing it. It was great having you sir, and it was great listening to you. And आज का एक introductory communication podcast था. Yes. I hope आप आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और part 2, part 3 भी हम create करेंगे साथ में, जिसमें हम और technically लोगों को समझा पाएंगे कि anchoring या communication for that matter कैसे और better किया जा सके. And we will also talk about mental health issues, sir, in our next podcast. Of course we can, and thank you so much Karishma ji for having me here. Thank you so मैं ये much, ज़रूर sir. कहना चाहूँगा, not just because I'm here, but because of my genuine experience here. The Mind Hill Show, मैं काफ़ी पॉडकास्ट आपके देखे हैं मैंने, and मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कई बार स्टेज पे या कई बार माइक पे चीज़ें मेड अप रहती हैं. But what I like about this podcast is things are candid, things are natural. That's how I like it. That's how I actually am, because जितने भी अगर मेरे फॉलोअर्स मुझे देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो मुझे अगर सिर्फ सोशल मीडिया से जानते हैं और जब असल में मिलते हैं, तो आई थिंक उन्हें डिफरेंस नहीं लगना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. मुझे लगता है डिफरेंस दिखेगा तो ऑडियंस बहुत समझदार है, वो समझ जाएंगे दैट यू फेक इट. बट तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं, मेरा सोशल मीडिया बहुत कैजुअल है, जैसा मैं रियल लाइफ में वही मेरा सोशल मीडिया रहता है, तभी लोग मिलके कनेक्ट कर पाते हैं. सो दैट्स आई थिंक मोर और लेस द सेम फीलिंग आई हैव फॉर यू पर्सनली एज वेल, एंड फॉर योर वेंचर्स एज वेल. Thank you so much. It was a Thank wonderful you conversation. Finally, I Same got to here, answer sir. some new questions. बिल्कुल. And definitely hoping to be back soon. Thank for you so her much. and for all of you. Very excited. So a small gesture from Mindale, एक छोटा सा hamper हमारी तरफ से. And thank you so much sir again for coming on this show. Thank you so much for this precious gift. That's so sweet of you and Thank your you team. so much sir. Thank you. Thank you so much. Thank you sir.